प्राचार्य पद पर कार्यरत है। मैडम का एजुकेशन MSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, PhD डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन तथा LLB है। साथ ही में मैडम ने भगवत गीता रत्न परीक्षा पास की है। ग्राम गीता जीवन विकास परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है। मैडम 25 सालों से अध्यापन कार्य से जुड़ी है। मैडम के इंटरनेशनल तथा नेशनल लेवल पर पेपर पब्लिश हुए हैं। मैडम न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की लाइफ मेंबर है। मैडम श्रीमती वत्सलाबाई नाइक महिला महाविद्यालय पुसद की CDC मेंबर है। मैडम संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ के ग्रामीण हस्तकला मंडल की अध्यक्ष है। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत 2015 में बेस्ट परफॉर्मेंस से मैडम को सम्मानित किया गया है। मैडम का रेडियो पर उदरभरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म इस विषय पर व्याख्यान प्रसारित हुआ है। मैडम आहार व पारिवारिक सल्लागार है। मैडम स्पर्धा परीक्षा, महिला सक्षमीकरण, उद्योजकता इस विषय पर मार्गदर्शन करती है। मैडम मैं डॉक्टर लीना चितलांगे मैडम से गुजारिश करती हूँ कि आज के विषय रोल ऑफ बैलेंस डाइट इन कोविड-19 सिचुएशन पर मार्गदर्शन करें। धन्यवाद मैडम। हाँ, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। समय न गवाते हुए मैं नम्र निवेदन करती हूँ आज के कार्यक्रम की रिसोर्स पर्सन सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कुमारी लीना आर चितलांगे मैडम से कि समक्ष आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को मुखरित करें। डॉक्टर कुमारी लीना चितलांगे मैडम। जी। सकल कलाओं के अधिनायक श्री गणेश, वाग्वादेनी सरस्वती, श्री गोंडवाना यूनिवर्सिटी के प्रख्यात महाविद्यालय श्री शिवाजी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ऑनरेबल डॉक्टर SM वारकड़ से, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रेड्डी और डॉक्टर खेरानी, IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मल्लेश रेड्डी, इस वेबिनार की कन्वेनर डॉक्टर वनीता वंजारी और इस वेबिनार की उद्घोषक डॉक्टर जमदाड़े मैडम तथा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्य, महाविद्यालय के प्रोफेसर लोग और अध्यापकेतर कर्मचारी, इस वेबिनार के सभी दर्शक, आप सबको मेरे हृदय की ओर से, मेरे हृदय की ओर से और मेरे हृदय की छोर से नमस्कार। आज हमारे सामने बहुत ही, जिसको हम बर्निंग सेंसेशन कह सकते हैं, एक सेकंड। तो आज का जो विषय है रोल ऑफ बैलेंस डाइट इन कोविड-19 सिचुएशन, बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वारकड़ सर ने काफी कुछ अच्छी शुरुआत उन्होंने कर चुके हैं। मुझे जो बोलना है आगे वो इस विषय की बारीकियों के बारे में, और मुझे मालूम है कि न्यूट्रिशन या आहार शास्त्र ऐसा विषय है कि भले ही इसमें आप पढ़ाई करो या ना करो, पर हर इंसान के कंसर्न का विषय है। तो इसलिए हर इंसान का इसमें अभ्यास होना बहुत जरूरी है।
मुझे मीन्स वैसे देखा जाए तो सर ने बोला कि भले बुरे बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिली है कोरोना से, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना बहुत बड़ा गुरु है सबके लिए। और कोरोना ने क्या क्या सिखाया है इंसान को, ये एक मुझे गुरु पूर्णिमा के वक्त आया हुआ एक ये कोट था, मुझे लगा कि बहुत ही मीन्स बोलने वाला कोट है, भले ही वो बोलता नहीं हो पर बहुत ही अभी की सिचुएशन में बहुत ज्यादा मीन्स इसकी उपयोगिता जो है बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, इसलिए मैंने शेयर किया इसको। तो इस कोट में इन्होंने बोला है कि जो दुनिया में किसी गुरु ने नहीं सिखाया वो कोरोना ने सिखाया, और वो बात सही है एक दृष्टि से सोचा। कोरोना की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है बताओ? कोरोना ने जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया, हमको जिंदगी की कीमत सिखा दी कि हम जिंदगी क्या है हमारे लिए। मुझे तो अभी वो एक सावन कुमार का एक लिखा हुआ गीत है, वो हर बार वैसे मेरा फेवरेट रहा है, पर अभी मालूम है क्या, हम लोगों ने सुना था कि जीवन क्षणभंगुर होता है, एक इंसान एक पल के लिए इंसान है, दूसरे पल इंसान कब चला जाएगा कुछ भरोसा नहीं। पर ये बात सुनी हुई होती है, अनुभव कुछ लोगों को आते हैं कुछ लोगों को नहीं आते हैं, पर जब इसका अनुभव हम रोज देख रहे हैं, क्षणभंगुरता क्या है जीवन की, वो जब हम रोज देख रहे हैं तो पता चलता है कि जीवन कितना अनमोल है, और सबकी आंखें इसलिए खुल गई। इस जीवन की क्षणभंगुरता को हमने सबसे पहले इतने अच्छे से समझा होगा ऐसा मुझे लगता है। मुझे वो जो गीत है सावन कुमार का बहुत पहले से ही बहुत पसंद है, और अभी की सिचुएशन में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिंदगी प्यार का गीत है। क्यों हमको जीवन से प्यार करना चाहिए? क्योंकि जीवन अनमोल है। आप एक बार, लोग बोलते हैं कि आत्मा अमर है, पर जीवन बिना शरीर के आप आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। आत्मा भले ही आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व होता है नहीं होता है, मुझे वो सब चीजों में नहीं जाना है, पर बिना शरीर के आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे उपनिषदों में कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही ऐसा है कि जो आपके सर्व कर्तव्य, जितने भी आपके कर्तव्य है उन सबको पूरा करने वाला शरीर ही होता है। इसलिए बिना शरीर के आप कुछ नहीं कर सकते। तो और ईश्वर की दी हुई एक अनमोल देन है हमारे पास जो हमारा शरीर है, इसके हर अंग अमूल्य है, इसकी रचना अमूल्य है। उसकी रचना जब देखी जाए, आप सोचिए कभी, आपने कभी सोचा होगा कि जितनी अच्छी हमारे शरीर की रचना की हुई है ईश्वर ने, इतनी तो रचना किसी बिल्डिंग की भी कोई भी इंजीनियर दुनिया का कर नहीं पाएगा। हमारा जब हम फूड लेते हैं अंदर शरीर में, खाना खाते हैं, तो पहली बार जब पहला कौर आप इसमें जबान पे रखोगे या मुंह में रखोगे, तो वहां से उसकी पचन की, भले ही हम कितना भी मिला मिला के खाए, पर पचन की हर एक प्रक्रिया अलग जगह पे, अलग चीज की अलग अलग जगह पे होती है। और जब उस रचना का, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे इस विषय का अभ्यास करने को मिला, और मुझे इसलिए शरीर की रचना क्या है, कैसी होती है, इन सब चीजों का अभ्यास करने को मिला, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। तो इसलिए उस शरीर के लिए जीवन इतना सुंदर है कि इसलिए मुझे हर बार वो भी एक चीज बहुत बार याद आती है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो इतनी सुंदर रचना तो कोई नहीं कर सकता। सोचिए, कान को अगर होल आपका रहता और वो अगर सीधा होता तो अंदर मक्खियां मच्छर सीधा आके बाहर निकल जाते, आना जाना शुरू रहता। हर चीज में एक भगवान ने बहुत अच्छे से उसकी रचना की, इसलिए उस शरीर का मोल को पहचानिए। यहाँ पे देखिए जो कोट मैंने आपके सामने रखा है कि योर बॉडी इज योर टेम्पल, कीप इट प्योर क्लीन फॉर द सोल टू रिसाइड इन। और हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही मीन्स कान खोलने वाले, सबकी आंख खोलने वाले ऐसे जो संत है तुकाराम महाराज, बहुत ही उनको, अगर उनका दूसरी भाषा में उनके बारे में कहा जाए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे वो, सबके लिए, सारे समाज को जिन्होंने सुधारने की अपनी इसमें से लेखनी में से अपनी कोशिश की हुई है। तो संत तुकाराम महाराज का जो ये अभंग है वो भी मुझे याद आता है, देह देवाचे देऊळ आत बाहेर निर्मळ, युक्तीचा आहार नीतीचा व्यवहार, वैराग्य ते सार करावया। तो भगवान का मंदिर है, उसको ऐसे समझिए, और अंदर आत्मा नाम का परमेश्वर बैठा है, इसलिए भी देह का मोल जानिए।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मुझे बताइए कि कोरोना में हमने सबसे पहले क्या सीखा कि इंसान इंट्रोवर्ट हो गया। इंसान को पता चल गया कि दुनिया की कोई भी संपदा आपको एक मर्यादा के बाद में नहीं बचा सकती। इंसान कितना भी अमीर हो, उसको किस तरीके से, हमने पीछे एक मुंबई के एक नगर सेवक का देखा हमने, उसका अंतिम संस्कार हुआ कि करोड़ों की एस्टेट उस इंसान ने जमा की थी और किस तरह से प्लास्टिक में रैप किया उसका शरीर ले जाके डाल दिया गया चिता पे। तो ये सब चीजें देखने के बाद में पता चलता है कि कितना ज्यादा मिस हैवॉक किया है कोरोना ने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे हाथ में कुछ नहीं है रोकने के लिए? हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल का अपना चेंज अगर ला ले, हमारी जीवन शैली में चेंज ला ले, हमारे डाइट में चेंजेस ला ले, तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें करने से हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। सिर्फ कोरोना क्यों, हर बीमारी से, हर इन्फेक्शन से बचने का इलाज हमारे आहार में है। क्योंकि जब इंसान, जो छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता, 7 से 8 पाउंड का बच्चा जो जन्म लेता, वो एक 60 किलो के या 50 किलो की, इसलिए 50 किलो की महिला, मीन्स हमारे यहाँ स्टैंडर्ड वेट जो है इंडिया का, महिलाओं का 50 किलो है और पुरुषों के लिए 60 किलो है। तो 50 किलो की महिला में या 60 किलो के पुरुष में जो उसका रूपांतर होता है, जो उसका परिवर्तन होता है, तो वो किससे होता है? तो ये सब फूड की वजह से होता है। पर अगर वो प्रॉपर सिलेक्शन किया तो आपको जो चाहिए उसका रिजल्ट भी अच्छे से मिल सकता है। तो इसलिए डाइट बहुत ही मिस, माना जाए तो बहुत ही आसान है और माना जाए तो बहुत हार्ड है। बस थोड़ी सी सावधानी अगर हम रख ले तो हम बहुत अच्छे से इस कोरोना की स्थिति में भी अच्छे से जी सकते हैं और अपना मनोबल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। मैंने देखो इसमें बहुत ही अच्छा कोट लगा मुझे, ईटिंग इज अ नेसेसिटी बट ईटिंग हेल्दी इज एन आर्ट। कि खाना जरूरत है, पर अगर आप अच्छे से हेल्दी, जो आरोग्यपूर्ण है, ऐसा अगर खाने का चयन कर रहे हैं तो वो एक कला है और उस कला को धारण करना बहुत मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सावधानी और थोड़े से निरीक्षण की आवश्यकता जरूर है। अभी मीन्स हम लोग जरूर, ये नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है कि इस डाइट से या ये आहार लेने से या ये पदार्थ के सेवन करने से कोरोना से आप बच जाएंगे, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। पर अगर आपको कोरोना के साथ फाइट करने का नहीं आना चाहिए, पर अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को अगर वो सिचुएशन फेस करना पड़े कि उसका कोरोना से संपर्क हो गया या कोरोना से उसका मीन्स कोरोना उसको अगर हो जाता है, कोरोना का इन्फेक्शन, तो आपको फाइट करने के लिए आपके शरीर में वो शक्ति चाहिए। अभी वारकर सर बोल के गए कि WBC जो है एंटीबॉडी जो है बॉडी की, तो उनको मेंटेन करना, हमारा जो मीन्स कभी भी युद्धजन्य स्थिति आ सकती है, अपन देख रहे हैं देश में भी आ सकती है और जीवन में भी आ सकती है। तो जैसे देश में युद्धजन्य स्थिति आती है तो हम लोग कितनी तैयारी करते हैं, आपने देखा अभी चाइना को जिस तरीके से जवाब दिया हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने, तो उस हिसाब से या हमारी आर्मी ने, जिनके आदेश पर ये सब हुआ, तो वो सब देखते हुए ऐसा लगता कि ऐसे ही हमारे शरीर को भी उस तरीके से अपने को तैयार कर लेना चाहिए। और सिर्फ ये क्यों, क्योंकि कोरोना काल में जब हम इतने दिन से लॉकडाउन, अभी 17-18 मार्च से आज अभी जुलाई महीना शुरू हो गया, अभी भी लॉकडाउन कभी खुलता है कभी चालू रहता है, तो लॉकडाउन की ही स्थिति है इंसान की। एटलीस्ट हमारा मन तो भी लॉकडाउन में है, क्योंकि हम लोग उस तरीके से खुल के नहीं जी पा रहे जैसा हम जीना चाहते हैं, जितना मीन्स ऐसे खुली हवा, खुला सब जो एक वातावरण हम चाहते हैं। हवा आज भी खुली है पर हमारा मन खुला हुआ नहीं है, तो डर है अंदर। तो वो सब सिचुएशन में अगर सोचा जाए तो दूसरी बीमारियों की भी संभावना रहती है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज होने की संभावना है या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स है या कोई मोटापा, तो अभी बर्निंग इशू होना चाहिए, सेकंड बर्निंग इशू कोरोना के बाद में, क्योंकि कोरोना में काफी लोग घर में बैठे और अगर डाइट की पूरी केयर लेते हुए डाइट नहीं लिया होगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने ओबेसिटी आ सकता है। तो इन सब सिचुएशन में भी आहार का, योग्य आहार का लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैं नहीं, ये देखिए शास्त्रज्ञ का नाम भी दिया हुआ है
और बहुत लोग क्या दुनिया में सभी, हमारा आयुर्वेद, हमारी भगवत गीता सभी बताते हैं कि अगर आपका सही आहार अगर सही है तो 95% ऑफ डिजीजेस जो है वो आपके आहार से आप उनको रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गुड न्यूट्रिशन क्या है, पर्टिकुलरली अगर इम्यून सिस्टम को अगर हमारी तैयार रखना है, इम्यून सिस्टम मीन्स हमारे शरीर में की संरक्षण व्यवस्था, उसको अगर हमको तैयार करना है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आहार बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि हमारा डाइट का जो चयन है, हमको अभी मर्यादाएं है कि हम मार्केट नहीं जा सकते, गए तो एक लिमिटेड एक फिक्स टाइम में हमको जाना पड़ेगा। तो वो सब सिचुएशन में भी देखा जाए तो डाइट के चॉइस में भी हमारे सामने मर्यादाएं आ जाती है। और फिर ऐसे टाइम पे प्रोसेस फूड का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रोसेस फूड मीन्स, इसका मतलब ये होता है प्रोसेस फूड का कि जो रेडी टू ईट फूड्स जो रहते हैं, जो खाने के लिए तैयार है, ऐसे फूड्स रहते हैं, तो जनरली मीन्स तो उनका यूज हम लोग काफी कर लेते हैं। और उसमें किसी को प्रोसेसिंग जो करता है जो इंसान, उसको वो चीज बेचने का है, उसको मीन्स उसको आपका आहार सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीजों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए भी उस अवस्था में प्रोसेस फूड बेचने वाला वो विचार नहीं करेगा। तो विचार करने का काम हमारा है और वो हमको करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और उसके लिए हमारे डाइटरी कुछ गोल्स होने चाहिए। तो क्या क्या गोल्स है हमारी जिंदगी में कि हमारे डाइट क्यों हम लेते हैं, तो हमारे डाइट के बाद में हमको क्या मिलना चाहिए उसमें से। तो आदमी की पॉजिटिव हेल्थ होनी चाहिए, आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, इसलिए भी आपको मेंटेनेंस तो होना चाहिए बॉडी का। तो इन सब चीजों के लिए डाइट लगता है अपने को। फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो है, अभी लैक्टेटिंग मींस जो जिनको बच्चा हो चुका है, और प्रेग्नेंट जो एक्सपेक्टेंट मदर है, जो अभी माँ बनने वाली है और जो माँ बन चुकी है जस्ट, तो उस अवस्था में की जो माताएं हैं, तो उनके आहार का भी विशेषता, और वो पूरा हो आहार, उनमें कोई कमी ना हो, इसका भी अभ्यास होना बहुत जरूरी है। फिर बर्थ वेट जो है बच्चों का, जो जन्म लेने वाले बच्चे, उनका वेट सही होना चाहिए। फिर उसके बाद में इन्फेंट का ग्रोथ रेट बराबर होना चाहिए, चिल्ड्रन बच्चों की ग्रोथ बराबर होना चाहिए, एडोलसेंस का वेट भी सही होना चाहिए। और ये कैसे होगा, तो उस उम्र की एक मांग है। आप कभी सोच नहीं सकते कि इन्फेंसी जो है, जो शिशु अवस्था है जीवन में, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को क्या, इतना सा बच्चा क्या लगेगा, पर मैं आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा आवश्यकता वाली अगर जीवन में की कोई अवस्था है और सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ स्पीड रहता है तो वो शिशु अवस्था में होता है। और दूसरा वैसा ग्रोथ स्पीड आता है जीवन में तो वो एडोलसेंस में आता है। तो वो एडोलसेंस यानी युवा अवस्था जो बनती है लेडीज में, जो है 10 साल से 14 साल में पूर्व युवा अवस्था, और पुरुषों में जो है वो 12 साल से 16 साल की उम्र तक रहता है। तो उस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकताएं होती है। उसके बाद में है अगला जो गोल है एडिक्वेसी। अगर पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक तत्व जो है आहार में के, जो सब लोगों को मालूम रहता है, बाकी कुछ मालूम हो या मत हो, पर माताएं आजकल बच्चों को समझाते हुए हमको मिलती है कि ये नहीं खाएगा तो तेरे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, तुम दूध नहीं पियोगे तो प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो मीडिया का जो है, टीवी पर जो एडवर्टाइज आती है, बाकी टाइम हमको लगता है कि ये बिना फालतू, पर कुछ चीजों के लिए बहुत सा नॉलेज उसमें से बढ़ता है। तो इसलिए एडिक्वेसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर बोला जाए तो पूरा आपका पोषण जो है पूरी तरह से हो, ऐसा आहार हमको मिलना चाहिए। फिर डाइट रिलेटेड कुछ डिजीजेस है, स्पेशली इसमें डाइट रिलेटेड में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आती है इसमें डायबिटीज और गाउट यानी वात जिसको बोलते हैं, संधिवात, वात, ये जो विकार है, तो ये दोनों भी, इनका भी कंट्रोल होना चाहिए। उनको रोकने के लिए भी आहार सही होना चाहिए। इसमें एल्डरली जो ओल्ड एज पीपल जो है, एक्चुअली सही बोला जाए तो जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन बोलता है, ये एक स्वतंत्र ऐसी शाखा है अभ्यास के लिए, और उसपे अभ्यास होना भी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि वृद्धावस्था की पूरा ही अभ्यास होना चाहिए। साइकोलॉजी का अलग होता है,
या फिर उनके न्यूट्रिशन का अलग होता है, उनकी बाकी जरूरतों का, फिजिकल नीड्स उनकी जो कुछ है, तो उनका भी अलग विचार। तो इस सब का पूरा एक अभ्यासक्रम भी अगर हम डिजाइन करने का सोचे तो वैसे भी बहुत अच्छी एक शाखा हो सकती है। तो वृद्धावस्था का जो आहार है उनका, और तो उस अवस्था के आहार के लिए भी, और उसमें भी पूर्ति हो आहार की, और सही मायने में पूर्ति हो, ये भी हमारे डाइट का एक गोल होना चाहिए। दूसरा है कि इन्फेक्शंस, तो अभी की जो सिचुएशन है उसमें ये 7th पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्फेक्शंस को अगर हमको कोप करना है या उनका सामना करना है, तो हमारी शरीर की उस व्यवस्था जो है हमारे शरीर की, उस तरीके से हमको मेंटेन करना चाहिए। तो अब ये सब हमको मिलेगा कहाँ से? तो हमको कहाँ से मिलने वाला? तो हमको बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट क्या है? संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, उसमें हर तरीके का बैलेंस होना चाहिए। संतुलित आहार से क्या मिलेगा? आप संतुलित व्यक्ति संतुलित हो जाएगा उसमें। तो इसलिए भी आहार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की व्याख्या क्या करें? ऐसा आहार जिसमें से जो भी हमारी जरूरत है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, मींस जो पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी है, उसके बाद में फैट्स है, प्रोटीन है, ये सब चीजों के लिए भी हमको जो भी जरूरत है हमारी, वो सब जरूरतें हमारी पूरी हो, वो भी हमको मींस ऐसा पूर्ति करने वाला जो आहार है वो हमको लेना चाहिए, और उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। टर्नर ने एक बहुत पहले एक व्याख्या की थी। हमारे यहाँ की जो भी मींस मराठी किताबें हैं, मराठी माध्यम की जो किताबें, उनमें ये अक्सर ये व्याख्या दी हुई रहती कि ऐसा बैलेंस डाइट ऐसा आहार, संतुलित आहार ऐसा आहार है जिसमें जो भी शरीर का कार्य चलाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है उचित मात्रा में वो मिलते हो, और थोड़ा सा भविष्य के लिए, इस इमरजेंसी सिचुएशन आए उसके लिए थोड़ा सा स्टोर बॉडी में कर सके, ऐसे आहार को टर्नर ने बैलेंस डाइट करके डिस्क्राइब किया हुआ था। और ये लेना, बैलेंस डाइट लेना बहुत ही आसान है। बेसिक 5 फूड ग्रुप होते हैं। उसमें पहला ग्रुप होता है ऊर्जा देने वाला, शरीर को ऊर्जा देने वाला, और शरीर को समृद्ध, मींस शरीर को समृद्ध बनाने वाला, मींस शरीर का भरण पोषण करने वाला। तो ये प्रोटीन सप्लाइंग फूड ग्रुप होता है। इसमें शॉर्ट में मैं ये सब बता देती हूँ ताकि आगे मैं बोलूँ तो आपको समझ में आए। तो उसमें जो प्रोटीन देने वाले जो पदार्थ होते हैं हमारे इसमें, तो इसमें सब मांस, मच्छी, उसके बाद में अंडे, दूध के पदार्थ, और सभी प्रकार की दालें, और कुछ मींस ऑयल सीड्स जो है उनका इसमें समावेश होता है। दूसरा जो आगे का जो फूड ग्रुप होता है वो है एनर्जी सप्लाइंग फूड ग्रुप है। इसमें सभी प्रकार के हमारे जो अनाज है, स्पेशली जो तृणधान्य जो रहते हैं, और मींस सीरियल्स और मिलेट्स, मींस गेहूं, जो ज्वारी और बाजरी, फिर उसके बाद में रागी, ये जो है ये मिलेट्स है। इनमें थोड़ा फाइबर का प्रमाण थोड़ा ज्यादा होता है, और जनरली हम शाम को खाने में प्रिफर करते हैं, और करना भी चाहिए ताकि रात में आप आसानी से सो सके। और जो सीरियल्स है उसमें गेहूं, फिर चावल है, मक्का है, इन सब चीजों का इसमें आप इनको अंतर्भूत कर सकते हैं इनको। फिर अब बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए? तो हर मींस जरूरी नहीं कि जो बैलेंस डाइट मेरे लिए वो सबके लिए। तो ये किन किन चीजों में बैलेंस डाइट बदलता है? उम्र के हिसाब से बदलता है, जेंडर के हिसाब से बदलता है, लिंग के हिसाब से। स्त्री है तो उनका बैलेंस डाइट अलग होगा, पुरुष का अलग होगा। फिजियोलॉजिकल स्टेटस जो है इंसान का, मीन्स अगर गर्भावस्था है, उसके बाद में दुग्ध सर्जन काल है, या फिर कोई स्पोर्ट्समैन है, या उम्र की मीन्स शिशु है, या किसी भी ग्रोथ के एज जो भी कुछ है, तो उनके हिसाब से बैलेंस डाइट हर इंसान का बदलता है। और क्या मिलना चाहिए? तो 50 से 60% कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। वो भी कार्बोहाइड्रेट्स कैसे रहना चाहिए कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए, जैसे सिर्फ स्टार्च, मींस फॉर एग्जांपल साबूदाना जो रहता है वो सिर्फ प्योर फॉर्म ऑफ स्टार्च है, या फिर जिनमें बहुत ज्यादा स्टार्ची फूड को लेने के बजाय उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देने वाले, जिनमें मींस फाइबर है और बाकी न्यूट्रिएंट्स काफी मात्रा में प्रचुर हो,
ऐसे पदार्थों का हमको उसमें चयन करना चाहिए। दूसरा ये कि जो प्रोटीन्स जो है उसमें से हमको 10 से 15% प्रोटीन में से एनर्जी मिलनी चाहिए शरीर को, और 20 से 30% जो है हमारे विजिबल और इनविजिबल फैट्स में से मिलनी चाहिए। तो विजिबल और इनविजिबल फैट क्या है? विजिबल फैट मीन्स जो हम तेल, घी इनको यूज करते हैं खाना बनाने में, तो वो विजिबल फैट हुआ। इनविजिबल फैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप फली दाने खा रहे हो, सोयाबीन खा रहे हो, नारियल खा रहे हो, तो इन सब में फैट है। और वैसे सभी अन्न पदार्थों में कम ज्यादा प्रमाण में होता है, इनमें कुछ ज्यादा प्रमाण में होता है। मैंने ज्यादा प्रमाण वाले उदाहरण आपको दिए। तो ऐसे विजिबल और इनविजिबल फैट दोनों मिला के 20 से 30% ऊर्जा हमको उनमें से मिलनी चाहिए। अब हमारे देश में अभी जब मैं कोरोना के डाइट के लिए जब अभ्यास कर रही थी, तो मैंने पाया कि जो गाइडलाइंस WHO ने अभी बताई है कोरोना के लिए, वो हमारे देश में इंडिया NIN ने 1989 के मैनुअल में बताई हुई है। उसमें से कोई भी नया कुछ नहीं है। मीन्स हमारा देश अभी के स्थिति में तो नॉलेज में बहुत आगे था ही, पर हमारे जो पुराण है, हमारी जो भगवत गीता है, हमारे जो उपनिषद है, वो भी इस नॉलेज में बहुत ज्यादा समृद्ध थे। हमारी भगवत गीता में 17वां जो अध्याय है, उसका जो 8वां श्लोक है, उसमें बैलेंस डाइट की बहुत अच्छी व्याख्या की हुई है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्ध्या आहारः सात्विक प्रिया। मीन्स इसका मतलब होता है आयु, बुद्धि, बाल, आरोग्य, बल, आरोग्य, गलती से बाल लिखा है, बल समझिए आप उसको, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और पदार्थ और स्थिर रहने वाला। इस शरीर में जो स्थायी भाव, अब देखिए इसमें चिकना और स्थिर यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट्स का इसमें वर्णन है। फिर उसके बाद में बल देने वाला मीन्स उसमें प्रोटीन फूड है, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय है। तो सात्विक पुरुष को मीन्स उसमें हम लोग एक बैलेंस डाइट की ही चयन करेगा वो, तो वो चयन जो है वो कैसे होता है उसके बारे में बताया। और हमको हरदम ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमको हमारा शरीर अभी क्या है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी उम्र जो भी कोई है 40 साल है, 25 साल है, 30 साल है, और आपका स्टैंडर्ड वेट जो है बॉडी वेट हाइट के हिसाब से निकाला जाता है, आपको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि वेट जो है इंसान का वो कितना होना चाहिए। तो आपकी हाइट को आप सेंटीमीटर में गिन लीजिए। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 कम कर दीजिए, 60 किलो जो है वो आपका स्टैंडर्ड बॉडी वेट होगा। तो आपके बॉडी वेट के हिसाब से मीन्स आपको जो चाहिए, आपके उम्र के लिए जो स्टैंडर्ड है, आपके हाइट के लिए जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट है, उसके हिसाब से खाना खाइए, ना कि आप जो आप अभी है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके लिए 60 किलो वजन है और आप 80 किलो के, तो 80 किलो के हिसाब से मत खाना खाइए। आपको खाना खाना चाहिए कि आपका वेट 60 किलो कैसे आए, वो हिसाब से आपको खाने का आपके लिए चयन करना चाहिए। अब देखिए बैलेंस डाइट का प्लेट कैसे होना चाहिए, उसका प्लेट का बहुत ही अच्छा ही दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे आप, एक समय था और अभी भी है, कई घरों में ये मैंने देखा हुआ है कि एक पाव सब्जी लाते हैं उसमें पूरा परिवार खाना खा लेता है, जबकि अभी हमारी जरूरत जो भी खाना हम वॉल्यूम में खाते हैं वो तुलना में हमको जो खाना खाना चाहिए वो देखिए आप कि हम रोटी के साथ में सब्जी खाते हैं। अभी दिन ऐसे आ गए कि सब्जी के साथ में रोटी खाना है। सब्जी खाना हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हमारे पेट में। और देखिए सबसे ज्यादा प्रमाण जो 50% प्रमाण जो है आहार का दिया हुआ वो सब्जी और फ्रूट के लिए दिया हुआ है, और उस 50 में भी 30% मीन 60% और 50% जो है वो सिर्फ सब्जी खाना है आपको, और सिर्फ 20% जो है फ्रूट खाना है। और होल ग्रेन्स मीन्स अगर तृण धान्यों का चयन भी करना है तो होल ग्रेन्स मीन्स उनके छिलके के साथ उनको खाना है। आप उसका छिलका हटा देंगे मीन्स रिफाइंड फ्लोर्स जो मैदा जो बोलते हैं हम लोग, तो ऐसी चीजें बहुत छानी छीनी चीजें जो है, चुनी और छानी चीजें इस तरह से मत खाइए आप। तो होल ग्रेन्स आपको खाना है, और प्रोटीन्स जो है वो 25% और 25% जो डाइट है वो होल ग्रेन्स का होना चाहिए। तो इस तरीके की प्लेट
आपकी दिखनी चाहिए जब आप खाना खाने को बैठते हैं। हर इंसान की जरूरत क्या है मैं अभी बता ही देती हूँ आप लोगों को, कि कम से कम आगे आ ही रहे फूड। देखिए ये फूड पिरामिड है, इसको आप अगर ध्यान से देखिए, मेरे पीछे भी एक फूड पिरामिड रखा हुआ है, इसका मॉडल बना हुआ है मेरे घर में। तो ये फूड पिरामिड जो है, इसमें देखिए नीचे का जो पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी जहाँ पे है जो होनी चाहिए हम देखते हैं, तो ये क्वांटिटी जो है वो तृण धान्यों के लिए दिखाई हुई है, और उसके बाद में उससे थोड़ा कम सब्जियां, उससे कम फ्रूट्स, फिर दालें, और जो तेल की जो ऑयल सीड्स जो है, और फिर उसके बाद में तेल घी, इनका समावेश किया हुआ है। पर अभी इस फूड पिरामिड को भी चेंज होने का टाइम है, नीड क्या है अभी के समय की। तो अभी हमारा डाइट जो है, क्योंकि हमारी अभी जो परिस्थिति है, बाहर का वातावरण जो है इन्फेक्शियस है, कि आपको संसर्ग हो सकता है, तो ऐसे हालात में हमारे बॉडी का जो पीएच है वो बेसिक मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बॉडी का पीएच 1 से 14 तक, आपको बॉडी पीएच के बारे में, ब्लड जो रहता है हमारा, तो 1 से 7 पीएच रहता तो तब एसिडिक रहता है, और 7 से 14 जो है पीएच अगर लेवल मेंटेन होता है तो वो बेसिक होता है। तो जो भी कोई बीमारियां, कैंसर हो, जो भी कोई बीमारियां डेवलप होती है, जनरली बेसिक पीएच जब होता है ब्लड का या बॉडी का, वो टाइम पे डेवलप होती है। तो इसलिए हमारा बॉडी का पीएच जो है वो बेसिक मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और बेसिक मेंटेन करने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण अन्न पदार्थ है, उसमें सब्जियां और फ्रूट्स है। अक्सर लोग मुझे, मेरे पास आने वाले पेशेंट जो एसिडिटी के पेशेंट रहते हैं, जनरली मेरे को बोलते हैं कि मैडम हम खट्टा कैसे खाएं, जब खट्टे हमको एसिडिटी की तकलीफ है। तो खट्टे फ्रूट्स जो रहते हैं वो शरीर में जाके बेसिक सॉल्ट बनाते हैं, तो इसलिए उनको खट्टा ना समझे, बल्कि वो आपकी आम्लता जो होती है, आपको शरीर में जो एसिडिटी होती है उसकी दवाई है। इसलिए सबसे पहली चीज अगर एसिडिटी होने पर आपको पसंद करनी चाहिए खाने के लिए, तो वो फ्रूट्स है, सब्जियां है। और एक बात, सब्जियां पकाते वक्त उनमें बहुत ज्यादा मसाले, और सिर्फ सब्जियां, मसालों में सब्जी ढूंढने का समय नहीं आना चाहिए। सब्जी के लिए मसाले है, ये मत भूलिए। मसाले हालांकि बहुत अच्छी चीज है, अगर हम प्रमाण में यूज करें तो बहुत सारी इम्यूनिटी मेंटेन करती है। अभी तो कोविड में लोग उठा उठा के रोज बहुत सारी पोस्ट आती है कि दालचीनी का पानी ले लो, क्लोव्स, लवंग ले लो, हल्दी ले लो, सब चीजें में गलत कोई भी नहीं है, पर उनकी भी एक मर्यादा में उनको लेना, वैसे तो रोज ही लेना चाहिए, ताकि बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है इंसान। और एक महत्वपूर्ण बात अभी साइड में बता ही देती हूँ चलते चलते, हालांकि आज का विषय नहीं है, फिर भी बता देती हूँ कि लोग अक्सर समझते हैं कि बीमार का जो आहार रहता है, इस कोई भी अवस्था में कोई इंसान अगर उसको व्याधि है, कुछ परेशानी है हेल्थ की, फॉर एग्जाम्पल डाइट, वो तो बीमारी नहीं है एक्चुअली, वो रोग नहीं है। डायबिटीज जो है एक्चुअली डिसऑर्डर है। तो ऐसे सिचुएशन में लोग उनको बहुत फीका, बहुत ऐसा भोजन परोस देते हैं सबको, तो और ज्यादा जीवन से दूर जाने लग जाता है इंसान। तो ऐसा नहीं है, स्पाइस जो है जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पाइसेस जो रहती है एक्चुअली स्पाइस ऑफ लाइफ रहती है। तो जीवन में मसालों का बहुत महत्व है, मसाले आप पूरी तरह से उनको त्याग नहीं सकते, तो उनको कम प्रमाण में लीजिए, पर उनको लीजिए जरूर, उनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता। तो ये जो बेसिक फूड में पीएच मेंटेन करने के लिए ये जो अभी का पिरामिड जो बताया, अभी का बाद में का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। अब आप बोलेंगे कि मैडम हम कैसे गिने कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तृण धान्य सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, हम फिर अनाज, फिर उसके बाद में दालें, हमारे प्रमाण जो है सही है या नहीं है, कितना खाए, कैसे खाए। तो उसका एक विशिष्ट ऐसा प्रमाण एनआईएनए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा संचालित ये संस्था है, हैदराबाद में बहुत बड़ी संस्था है। तो इस संस्था में नियर अबाउट 300 साइंटिस्ट वहां पे काम करते हैं एट ए टाइम। तो उन वहां पे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये तय किया हुआ प्रमाण है। तो पोर्शन साइज है, यहाँ जो फूड ग्रुप्स दिए हुए हैं मैंने, एक तरफ उसमें सी एंड एम यानी सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस, मिल्क्स, फिर रूट्स एंड ट्यूबर्स है, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, अदर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, शुगर और फैट है, और फिर ग्राम पोर्शन पर पोर्शन मीन्स एक सर्विंग कब होता है। अगर हम सीरियल्स, थोड़ा धान्य को अगर हम चयन करते खाने के लिए, तो एक पोर्शन कब होगा उसका,
तो 30 ग्राम का एक पोर्शन होगा। अब 30 ग्राम भी गिनना आपको पॉसिबल नहीं है, तो नियर अबाउट एक मुट्ठी अनाज आप समझ लीजिए कि वो 30 ग्राम होता है। मुट्ठी ज्यादा बड़ी ना हो, इसका भी थोड़ा ध्यान करें कि स्टैंडर्ड एक बीच का जो साइज होता है, तो जनरली एक छोटी कटोरी अगर सोचा जाए एकदम छोटी, तो उसमें 30 ग्राम नियर अबाउट बैठ जाता है, तो उतना एक समय में लगता है। तो जनरली आप सोचिए कि अगर हम सीरियल्स देखें तो एक रोटी जो बनती है हमारी, तो वो नियर अबाउट 30 ग्राम से, अगर वो पतली रोटी बनाए तो 20 ग्राम से भी बनती है, पर स्टैंडर्ड साइज की रोटी अगर हम बनाते हैं तो वो 30 ग्राम की नियर अबाउट बनती है। तो वो सेडेंटरी पुरुष और सेडेंटरी महिला, सेडेंटरी मीन्स जो एकदम ही कम जिनका एक्टिविटी है, जो बैठा काम करते हैं, दिन भर बैठे बैठे ही रहते हैं, बिल्कुल भी श्रम नहीं होता है जिनके शरीर को। और मॉडरेट वर्कर किसको कहे कि जो थोड़ा बहुत काम घर में जिनके बाइयां नहीं आती है काम करने को। अभी सब लेडीज जो है मॉडरेट वर्कर बन गई है, और ये कोरोना की कृपा है एक्चुअली। तो और ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि घर में महिलाएं और पुरुष दोनों भी काम करने लग गए हैं। तो जो सेडेंटरी थे वो थोड़े मॉडरेट वर्कर बन गए हैं, तो इसलिए भी एक प्लस पॉइंट माना जाना चाहिए कोरोना का। तो मॉडरेट वर्कर्स कौन से होते हैं, तो जो इस घर में का झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, ये सब काम जो लेडी खुद करती है और थोड़ा बाजार हाट करके आती है, और थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लेती है, मीन्स आधा पौन घंटा व्यायाम वगैरह जो कर ले, तो उनको हम समझेंगे कि वो मॉडरेट वर्कर है। हेवी वर्कर महिलाओं में तो गिनती होती नहीं है। अभी तो गिट्टी जो ये फोड़ी जाती है इसके लिए, मकान बनाने के लिए, तो वो गिट्टी का जो स्टोन कटर जो महिलाएं हुआ करती थी पहले, अभी तो क्रशर्स आ गए हैं, तो अभी गिट्टी को फोड़ने वाले लोग नहीं रहते थे। पर जब हमारा 40 साल पहले जब हमारा मकान बना था, तो मैंने देखा था कि महिलाएं भी गिट्टी फोड़ती है। तो तब तो मैं बहुत छोटी थी, पर अब सोचती हूँ कि सिर्फ वो महिला जो है उसकी गिनती हेवी वर्कर महिला में की गई है। और पुरुष हेवी वर्कर कौन है, इवन पोस्टमैन जो है वो भी सेडेंटरी वर्कर में आता है, घूमना पड़े तो भी। तो पुरुष कौन है, जो खेत में जाके काम करता है, और वो भी सिर्फ देख रेख नहीं, खेत में जाके एक्चुअल में काम करता है और बहुत हेवी काम करता है दिन भर। जो मजदूर है उनको अपन हेवी वर्कर बोलेंगे। तो एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम डाइट को चॉइस करते हैं खुद के लिए। तो इसमें कितने पोर्शन किसको लेना है, तो सीरियल्स एंड मिलेट्स में देखा जाए तो जो पुरुष है कम काम करने वाला एकदम, तो उनको 12.5 मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 अगर करें हम लोग, तो 375 ग्राम आप दिन भर में अनाज ले सकते हैं। और ये 375 भले फिगर बड़ा दिखता हो, पर खाते वक्त बहुत कम हो जाता है, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं हम 375 ग्राम। तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फिर सेडेंटरी विमेन जो है, तो उनको 270 ग्राम 275 ग्राम के आसपास उनको भी खाना चाहिए। फिर पुरुष, तो इस प्रकार से पोर्शंस दिए हुए हैं, आप आराम से इसको देखिए। पल्सेस जो है, दालें जो है, तो उनका भी एक प्रमाण होता है, तो नियर अबाउट 75 to 90 ग्राम, या कुछ हेवी वर्कर्स है उनमें 120 ग्राम तक का, मीन्स 3 से 4 पोर्शन, 2 पोर्शन से अगर बहुत कम काम करती है तो 2 पोर्शन, या फिर ऐसे पोर्शन आप ले सकते हैं। अब ये पोर्शन यानी 30 ग्राम दाल कितनी होती है, तो एक कटोरी साधारण गाड़ी जो दाल रहती है बनी हुई, बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं, बहुत पतली नहीं, तो वो जो उसकी जो बनती है, तो एक कटोरी दाल उसकी आराम से बन जाएगी। तो इतनी एक कटोरी दाल जो है वो 30 ग्राम एक पोर्शन में बनती है। अब 100 ml मिल्क, तो मिल्क के तो सभी के लिए मैंने तीन सप्लीमेंट्स यहाँ बताए हुए हैं। तो देखिए आपकी 3 सप्लीमेंट में 300 मिली दूध रोज। हमारे यहाँ कई घर ऐसे हैं कि जहाँ पे आधा लीटर दूध लाते हैं, शाम को लाते हैं, सुबह लाते हैं, 2 बार चाय बनाए की, ऐसा नहीं है। एक इंसान की घर में की एक व्यक्ति की जरूरत 300 ग्राम दूध की, 300 मिली दूध की है एक्चुअली। ग्राम और ml में फर्क होता है, नियर अबाउट मीन्स 910 ग्राम मीन्स 1000 ml होता है, तो काफी 90 ग्राम का फर्क होता है, इसलिए यहाँ मैंने ml उसको स्पेशली मेंशन किया हुआ है। तो 300 मिली दूध हर इंसान को अपने आहार में लाना चाहिए। वो दूध किसी भी फॉर्म में हो सकता, दूध ले सकते हैं आप, दही ले सकते हैं, दही से छाछ ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप दूध का यूज उतना कीजिए कि आपके डाइट में दिन भर में। और कई लोग ऐसे भी मुझे बोलने वाले मिलते हैं, जनरली मेरे जब लाइव भाषण होते हैं सामने, तो लोग मुझे बहुत बार बोलते हैं कि मैडम ये हमारे बजट के बाहर जाने वाली बातें, पर आप मुझे बताइए कि बीमारी पर खर्चा करने से अनाज पे खर्चा करना कभी भी प्रेफरेबल है? कि कोई बीमारी पे जाने के बाद में हम उसमें दवा या हॉस्पिटल
फिर ये सब चीजों पे जो खर्चा करते हैं उनसे तो ये खर्चा बहुत कम है। और अगर ये खर्चा हम नियमित रूप से अगर करते हैं, इसका बजट अगर बनाते हैं आहार में, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने का संरक्षण यहाँ से मिलता है, इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर रूट्स एंड ट्यूबर्स, वो भी 100 ग्राम रोज लेना चाहिए। तो रूट्स माने जो मूल मूल के स्वरूप में जो यूज करते हैं हम चीजें, जैसे इसमें प्याज आता है, फिर उसके बाद में उसमें गाजर आता है, मूली आती है, बीट आता है, ये सब चीजें रूट्स में आती है। और ट्यूबर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो 2 प्रकार के ट्यूबर है, एक तो शक्करकंद जो है मीठी, और दूसरा है आलू। तो अब इसमें भी प्रिफर किया जाए तो आलू के बजाय आप शक्करकंद को प्रिफर कीजिए, क्योंकि उसमें साथ में फाइबर भी है। आलू में तो 97% जो है ऊर्जा होती है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा, तो आलू का यूज जो है सब्जी करके आप कीजिए भी मत। अगर आपको एक आलू खाना है तो उसको हरदम सोचिए कि आलू रोटी है। और कुछ समय के बाद में अगर इंसान ऐसे ही अतिक्रमण करता रहा हर जगह पे, वो एनक्रोचमेंट नहीं रुका और खेत खलियान और कम होते गए और बिल्डिंगें बढ़ती गई दुनिया में, तो ऐसे दिन आएंगे कि हम अनाज उगा नहीं पाएंगे और आलू को हमको रोटी समझ के खाना पड़ेगा। तो आज ही संभल जाए तो ज्यादा अच्छा है कि आलू को हम आलू का यूज जो है वो रोटी समझ के करें। तो आलू खाने से मना करने के बजाय मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको एक दिन आलू की सब्जी खाना है तो एक आलू की सब्जी अगर खाना है तो आप एक रोटी कम खाइए, तो उस तरीके से यूज करना चाहिए। पर बाकी जो रूट्स है वो 100 ग्राम कम से कम अपने आहार में होनी चाहिए। फिर हरी सब्जियां है वो 100 ग्राम के आसपास होनी चाहिए, और जो दूसरी सब्जी है वो भी हर इंसान को 100 ग्राम खाना चाहिए कम से कम। फिर फ्रूट्स है वो भी 100 ग्राम, मीन्स एक पोर्शन, एक प्लेट के आसपास जो होता है वो 100 ग्राम। प्लेट बड़ी छोटी हो सकती है, एक स्टैंडर्ड प्लेट अगर सोचा जाए तो 100 ग्राम के आसपास। एक मीन्स उदाहरण के तौर पे बोलूं तो एक जनरली आधा किलो में 4 थोड़े एक स्टैंडर्ड मीडियम साइज के एप्पल आते हैं, तो 100 से 125 ग्राम का एक एप्पल होता है, तो उतना फ्रूट, वो साइज का फ्रूट आपको रोज खाना चाहिए। अब शक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बार बार WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, इंडियन मीन्स ICMR बोल रही है, और सभी जो आरोग्य एजेंसी जो भी कोई है हेल्थ वाली, वो सभी का कहना है कि आप शक्कर और फैट और उसके बाद में नमक को सबसे पहले कंट्रोल कीजिए। तो शक्कर को वैसे ही कंट्रोल किया, उसका जो पोर्शन साइज है सिर्फ 5 ग्राम का है। एक पोर्शन में एक जो ऐसे लेवल टीस्पून जो रहता है, जो चम्मच हमारा है, तो वो एक लेवल टीस्पून जो है, मीन्स भरा हुआ ऊपर तक नहीं, फुल ऊपर से नहीं, तो पूरा लेवल किया हुआ जो टीस्पून है, तो उस टीस्पून के साइज के 4 टीस्पून अगर हम लेते हैं तो उतना कम काम करने वाले पुरुष और महिला के लिए काफी है। दिन भर में सिर्फ इतना ही। और ये शक्कर भी विजिबल इनविजिबल दोनों फॉर्म में हो सकती है। इनविजिबल तो हम काफी कुछ खाते हैं, पर डायरेक्ट शुगर, मैं खुद अगर मुझे पूछा जाए तो मैं तो कहूंगी कि आपको उतनी भी शक्कर की जरूरत नहीं है, और नहीं खाओ तो ज्यादा अच्छा है। शक्कर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहती। मीठा बोलने के लिए तो मीठे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने खुद के अनुभव से मैं आपको बोलती हूँ कि जहां तक मुझे लोग सुन रहे हैं और अभी भी इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो मीठा मैं बोलती होंगी, पर मैं खुद बिल्कुल शक्कर खाती नहीं हूँ। तो इसलिए भी आप लोग, मुझे ऐसा कहना है कि आपको मीठा बोलने के लिए भी मीठा खाने की जरूरत नहीं है, तो मीठे से परहेज करें। और फैट का जो प्रमाण है, तो उसमें भी फैट जो है उसके भी प्रमाण दिया हुआ है, इसका भी 5 ग्राम का ही पोर्शन साइज दिया हुआ है। तो 4 पोर्शन साइज मीन्स 20 ग्राम फैट जो है दिन भर में पूरा तेल और घी मिला के पूरा आपको 20 ग्राम कम से कम ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो हेवी वर्कर पुरुष है वो 40 ग्राम तक फैट ले सकता है, उससे ज्यादा फैट की जरूरत नहीं है। इसमें भी फैट का चयन कैसा करें, तो इसमें कौन से फैट्स हमको चूज करने चाहिए, तो इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स मीन्स घी, उसके बाद में बटर और लाड जो रहता है, इन सब चीजों से हमको दूर रहना चाहिए। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स है उसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड, जैसे ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल हमारे यहाँ कॉमन चीज नहीं है, ये विदेशों में बहुत कॉमन चीज रहती है ऑलिव ऑयल। और अगर खरीदने को जाए तो वैसे आम इंसान के लिए मीन्स ये भी नहीं है, प्रैक्टिकेबल भी नहीं है सोचना, क्योंकि 600 रुपए कम से कम लीटर आता है ऑलिव ऑयल। तो ठीक है, उसके बजाय हमारे पास सनफ्लावर ऑयल जो है वो एक बेटर ऑयल है। फिर उसके बाद में सोयाबीन है, और इन सब में अगर हम सरसों का तेल मिलाते हैं,
कुछ प्रमाण में, तो वो प्रॉपर होगा। तो इसलिए उसका भी यूज हमको रेगुलरली सरसों के तेल का यूज हमारे तेलों में करना चाहिए। कि अगर आप एक पैक अगर खोलते हैं 1 लीटर का, तो उसमें 1 पाव लीटर तो भी आप सरसों का तेल का यूज कीजिए, उसमें मिलाइए, ताकि आपके लिए सही तेल बन सके। अब ये उम्र के बाकी जो बच्चे हैं, 6 से 12 महीने के बच्चे को, हमको मालूम है कि पहले 6 महीने में हम बच्चों को सिर्फ दूध पे रखते हैं, बाद में जो है उसको 6 महीने के बाद में उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना चालू करते हैं। तो उनकी भी जरूरतें इस टेबल में मैंने दी हुई है, तो उसके हिसाब से उनके भी आहार में हम लोग समावेश कर सकते हैं बच्चों के। और ये जो ग्रोइंग एज के जो बच्चे, मीन्स बड़े बच्चे थोड़े, जिनको बोला जाए कि 10 से 12 साल के, तो इस उम्र से पुरुष और स्त्री के आहार में फर्क होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग से दोनों को वर्गीकृत करके इनका वर्णन मैंने दिया हुआ है। अब देखिए कि हमारे जो आरोग्य है वो हमारी जो हेल्थ है, हमारी आदतें और हमारा पोषण, 2 चीजों पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी आदतें कैसी है। तो इसका भी हमारी भगवत गीता में एक बहुत अच्छा 6 अध्याय का एक 17वां श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक लगा मुझे। तो वो देखिए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुस्सह। मीन्स शास्त्रोक्त आहार विहार करने वाला, शास्त्र के हिसाब से जो देह के जो व्यवहार है वो करने वाला, और सही समय पे सोने वाला और सही समय पे जागने वाला, और ये जो नियमित रूप से करे। एकाध दिन महीने में 15 दिन में अगर आप लेट जाग रहे हो या कोई काम है आपको और आप जाग के काम पूरा कर रहे हो, और उस समय के नींद को में शांति से अगर आपको रात को करना है, तो मैं मना नहीं करूंगी, करना चाहिए। पर ये नियमित आपकी दिनचर्या न हो जाए कि हम रात भर जागते रहे और दिन भर सोते रहे। और ऐसे करने से हमारे शरीर में अग्नि प्रज्वलित मीन्स एक्चुअली आग नहीं लगती। पेट में जब हमको सही समय पर भूख लगती है, आप सोचिए कि रोज हमको 10-11 बजे क्यों भूख लग जाती है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमको पेट में कौवे मेरे पेट में चिल्ला रहे हैं या चूहे दौड़ रहे हैं, तो एक्चुअल चूहे नहीं दौड़ते रहते। उस वक्त हमारे पेट में जो हमारा जो जठर है, उसमें जठराग्नि बोलते हैं उसको, तो जठराग्नि प्रज्वलित होना, उसमें जठर के अंदर की जो पेशियां होती है, जो सेल्स है, उसमें से जठर रस का सिक्रीशन चालू हो जाता। और जो हमारी पचन संस्था है, बहुत ही नाजुक है हमारी पचन संस्था। मैं आपको बोलूं, अगर हम लोग सुबह में ब्रश करते हुए जब मुंह में अपन उंगली घुमाते हैं मसूड़ा पर से, तो आपको गाल की अंदर की जो त्वचा है उसका स्पर्श होता है, तो आप महसूस करेंगे बहुत ही मुलायम त्वचा होती है वो। मैं आपको बताऊं, आपकी जो पचन संस्था है उसकी 10 गुना ज्यादा मुलायम है इससे। उसकी जो त्वचा है पचन संस्था की, वो बहुत ही ज्यादा मुलायम है। उसका जो अस्तर जो रहता है अंदर का लाइनिंग जो है, और मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर वाला जिसकी रचना इतनी सुंदर, मैं बार बार ये बोलते रहती, इसलिए सुंदर है क्योंकि हर तीसरे दिन वो स्किन अंदर की चेंज होती है। सोचिए आप, इतने जल्दी जल्दी तो आपको भी बोला जाए कि आपके बेड का चद्दर बदलो, हर तीसरे दिन तो आपको जान पे आएगी। वो ईश्वर ही है जो आपकी पचन संस्था का अंदर का स्तर हर तीसरे दिन चेंज कर देता है। तो इसलिए इतना मीन्स नाजुक अंदर त्वचा है आपकी कि वो 3 दिन के बाद में काम नहीं कर सकती, चौथे दिन आपको बदलना पड़ता है। तो इसलिए जब जो भी कुछ आहार का हम चयन कर रहे हैं, तो वो सही आहार करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भरने के लिए अंदर मत डालिए, क्योंकि अंदर जो है हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा संत रामदास का एक बहुत अच्छा हम लोग खाना खाते वक्त श्लोक बोलते हैं, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो है जाणीजे यज्ञ कर्म। जीवन को जीवंत रखने वाला अगर कोई है तो वो अन्न है। और ये उदर भरण नहीं है, सिर्फ पेट भरना नहीं है, तो यज्ञ की उपमा उसको दी हुई है रामदास स्वामी ने। तो क्यों दी यज्ञ की उपमा? क्योंकि उसमें, और यज्ञ में आप देखिए कि उसमें जो समिधा डलती है, वो महाराज जी हमको बोलते हैं यही समिधा चाहिए, इसी झाड़ की चाहिए, उस झाड़ का यही हिस्से की चाहिए, इतना पर्टिकुलर होता है। क्यों यज्ञ क्यों किए जाते हैं? कि विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होते हैं।
और जो धुआं भी निकलता है अगर यज्ञ में से, तो वो भी कल्याणकारी होना चाहिए। इसलिए उसके लिए समिधाओं का चयन जो होता है वो सही तरीके से होता है। उसी तरह से हमारा आहार जो है वो भी एक यज्ञ है। तो इसलिए अंदर जो भी डालना है, उदर भरण में से पेट भरने के लिए नहीं खाने का। वो बोलना बहुत आसान है, तो हमको तो क्या है भाई, पेट भरने के लिए 2 समय रोटी चाहिए, ऐसा नहीं होता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जीवन में दिन भर में का सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो वो भोजन है। और ये मत भूलिए आप कि आप भोजन करने के लिए ही कमाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मिस आपको मैं बताऊं कि अगर इंसान को पेट नहीं होता तो क्या होता, इंसान नींद से जागता ही नहीं। इंसान इतना आलसी प्राणी है कि वो अगर भूख नहीं लगती तो वो नींद से जागता नहीं, वो सोया रहता था। उसको समय पर भूख लगती है इसलिए वो जागता है। तो इसलिए उसको समय पर भूख लगती है, समय पर, तो सही आहार का चयन उसके लिए कीजिए, बस इतना ही। अब डाइटरी गाइडलाइंस क्या है? तो इट वेराइटी ऑफ फूड्स टू एंश्योर अ बैलेंस डाइट। मींस बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि आप वो चीजें मत खाइए। आप सभी प्रकार की, आप अगर सब्जियां लाने को जाते हैं तो घर से ये कभी पूछ के मत जाइए या तय करके मत जाइए कि ये सब्जी लाने को मैं जा रहा हूँ। वहां कितनी वैरायटी मिलती है वो देखिए, और उस वैरायटी को घर में लाइए जरूर। क्या पसंद है, मैं तो अक्सर माता पिताओं को बोलती हूँ कि आप अपने लाइक्स और डिसलाइक्स अपने बच्चों के सामने बिल्कुल जाहिर मत कीजिए। उनको बोलिए मत आप उनके सामने कि मुझे ये पसंद है आहार में और कुछ पसंद नहीं है। मैं बच्चों को तो अक्सर बोलती हूँ कि अगर हम सब्जी को, हमारे साइंटिस्ट जो थे जगदीश चंद्र जी बोस, उन्होंने बोला है कि वनस्पति में जीव है, तो अगर सब्जी में भी जीव है और उनको आप मुंह पे ही बोल रहे हो कि हमको तुम पसंद नहीं हो, तो उसको बुरा लग जाएगा। ऐसे मैं बच्चों को समझाती हूँ। और कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगता कि आजकल तो बड़ों को भी ये समझाने के दिन आ चुके कि लोग बार बार वही वो सब्जियां खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप बहुत सारे, जितनी भी वैरायटी मिलती है सब सब्जियां, जितने फ्रूट्स मिलते हैं, स्पेशली सीजनल फ्रूट्स। मीन्स अगर अब ठंड के दिन है तो उस वक्त कोई तो भी आम बेचता है, कोई तो वो नहीं, वो सीजनल फ्रूट नहीं हुआ। ईश्वर ने जो, निसर्ग ने जो निर्माण किया है हर फ्रूट की, उनका एक समय है। आप देखिए ऑरेंजेस जो आते हैं जनरली जनवरी फरवरी से मार्च के उस महीने में आते हैं। क्यों आते हैं तब? क्योंकि तब ऋतु बदल होता है। ठंडी के दिनों से धूपकाला शुरू होने का समय होता है। इस ऋतु बदल में हमको विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है। आप ठंड में नहीं, बारिश में नहीं, कभी नहीं इतने सर्दी वाले, कोल्ड वाले, कफ वाले पेशेंट वो पीरियड में होते हैं लोग, क्योंकि उनको वातावरण बदल, और बार बार बोलते हैं कि वातावरण में बदल हो रहा है, ऋतु बदल हो रहा है, तो इसलिए हमको सर्दी और कफ हुआ है। तो निसर्ग ने या ईश्वर ने, जो भी कुछ जिसको भी मानते हो, उसने निर्माण क्यों किया? संतरा उस वक्त क्यों आता है? क्योंकि उस वक्त उसकी शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए सीजनल फ्रूट का हर बार चयन कीजिए। उसके बाद में और बाकी जो है मैंने बताया कि तृणधान्य जो सभी प्रकार के, सिर्फ गेहूं खाए, सिर्फ चावल खाए, ऐसा नहीं है। आप सभी प्रकार के तृणधान्यों का भी इसमें चयन आपको करना चाहिए आहार में। सभी दालों का समावेश आप आहार में कीजिए। सभी जो ऑयल सीड्स है उनका भी चयन उसमें कीजिए आप। तो किसी को भी मर्यादा मत लगाइए। फिर जो प्राणीज पदार्थ जो लोग सेवन करते हैं उनको भी मैं कहूंगी कि या तो मर्यादा में करें, और जो करना है वो उसमें मिस, अगर मीट, रेड मीट की बजाय आप जो लीन मीट है उसको प्रीफर करें। लीन मीट अगर नहीं है वो भी नहीं, तो उससे भी कम में आप, उससे भी अच्छा आप फिश प्रीफर करें। फिश से अच्छा एग व्हाइट प्रीफर करें। एग व्हाइट से अच्छा आप दूध लीजिए। तो ऐसे इसकी एक श्रृंखला है। तो उस प्रकार से आप सभी पदार्थों का आहार में समावेश आपको करना चाहिए। और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर है तो उनको जनरली, प्रेग्नेंट लेडीज को 300-350 कैलोरीज एक्स्ट्रा देनी चाहिए, और 15 से 18 ग्राम प्रोटीन उसको एक्स्ट्रा देना चाहिए हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से। मीन्स हर 3 महीने के बाद में उसकी ये जरूरत बढ़ती है। फिर इनको जो लैक्टेटिंग विमेन जो है, जो दुग्ध सृजन काल की जो महिला है, उसको 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, और उसको नियर अबाउट 25 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा देना होता है, ताकि वो बच्चे की और अपनी जरूरतें पूरी कर सके। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ पहले 6 महीने तक, अब भगवान न करे किसी बच्चे पे ये समय आए, पर अगर ऐसा होता है
कि किसी बच्चे पे ये समय आता है कि उसकी माँ नहीं है या उस माँ का दूध बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है, उसके लिए मिल नहीं रहा, तो ऐसी ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट फीडिंग के बजाय फिर आप टॉप फीडिंग दे सकते हैं। गाय का दूध थोड़ा पहले 1 हफ्ते तक उसको पतला करके दीजिए, आधा पानी और आधा दूध उबाल के दीजिए। पर नहीं तो पहले 6 महीने तक बच्चे को पानी पिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ माँ के दूध पे बच्चे को रखना चाहिए और जमे जब तक 2 साल तक बच्चे को फीड कीजिए, ताकि आपकी और बच्चे की दोनों की भी तबीयत के लिए ये ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद में 6 महीने के बाद में बच्चे को सेमी सॉलिड पदार्थ जो है, जो हमको घर में बनाने चाहिए। हालांकि बाजार में फायरेक्स, सेरेलैक ऐसे फॉर्मूलीज मिलते हैं, फॉर्मूली रहते हैं, मिलते हैं, अवेलेबल है। पर और मेरा तो इसमें पीएचडी है एक्चुअली विनिंग फूड्स में। तो पर विनिंग फूड्स में आप सभी को बोलती हूँ कि माँ ने बच्चे के लिए ये खुद घर में बनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो मीन्स ये भी नहीं, हाइजीनिक ही नहीं है सिर्फ, बल्कि सुरक्षित तो है, पर उसके साथ में वो बहुत ज्यादा मीन्स उसके साथ में माँ का प्यार भी मिला हुआ रहता है। फिर उसके बाद में है एप्रोप्रिएट जो डाइट है एडोलसेंट्स और बच्चों के लिए, और उसमें भी जो बीमार अगर पड़े बच्चे तो उस वक्त भी आपको प्रॉपर डाइट उसको देना चाहिए। बहुत सारे फ्रूट्स मैंने जैसे बताया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सभी का आप उसमें अंतर्भाव कीजिए। घी, बटर और वनस्पति घी जैसी चीजें नहीं यूज करो तो ज्यादा अच्छा। और कुछ फैटी एसिड के लिए आयुर्वेद सपोर्ट करता है हमारा कि 1 छोटा चम्मच घी, आप शुद्ध घी जो होता है उसका आप उपयोग दिन भर में कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 8वां जो पॉइंट है अभी के लिए, कि अभी जो अवस्था है हमारी कि हम काम पे नहीं जा पा रहे हैं, घर में लेडीज को लगता है कि पूरा परिवार है, बच्चे पढ़ने गए वो भी घर में, तो वो नए नए पदार्थ बना के अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में और उनको सेटिस्फैक्शन देने के लिए बहुत कोशिश करती है और नए नए पदार्थ बनाती है, खिलाती है और उसमें वो आनंद ले रही है। तो मुझे ये कहना है कि इस वक्त आप सादा भोजन अगर प्रेफर करें तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वेट बढ़ना नहीं चाहिए, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए अभी आपको, और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट डिजीज है, शुगर प्रॉब्लम्स है, ये अभी की सिचुएशन में बढ़ना नहीं चाहिए। बार बार हमारी गवर्नमेंट और हेल्थ एजेंसीज बता रही है कि शुगर के पेशेंट के लिए कोरोना के लिए पॉजिटिव होने की संभावना शुगर के पेशेंट की बहुत ज्यादा है। कुछ हैंड्स बीच में रेज हुए, मुझे आपसे कहना है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन लिख के रखिए और मेरे संभाषण के अंत में आप जरूर पूछिए, मैं बताऊंगी। फिर उसके बाद में बॉडी वेट जो है वो आइडियल मेंटेन होना, मैंने बॉडी वेट में आइडियल क्या है वो बताया, तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और सॉल्ट इंटेक जो है वो बहुत कम होना चाहिए, और इसको कम कर सकते हैं बचपन से ही। आप बहुत खाना खाने की आदत बच्चों को मत लगाइए, क्योंकि हमारी जिह्वा को जैसे आदत लगती है वैसे वो मीन्स हम वैसा बनाने लग जाते हैं। तो और एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि मराठी में भोजन को जेवण बोलते हैं, कि जीवन के लिए भोजन है, जीवनासाठी जेवण है, जेवणासाठी जीवन नहीं, इस भोजन के लिए जीवन नहीं है, ये बात आप कभी मत भूलिए। तो इसलिए सॉल्ट इंटेक जो है वो नमक का प्रयोग जो है बहुत कम कीजिए, और स्पेशली जो हम रोटी में चावल में नमक डालते हैं उससे उल्टा उनके पोषक तत्व कम होते हैं, तो इसलिए उनको डालने की जरा भी जरूरत नहीं है, तो उसको आप वहां से कम कर सकते हैं। दूसरा, टेबल सॉल्ट जो रखने की आदत रहती है, टेबल पे नमक रहता है, वो रखिए मत, वो आदत मत डालिए, या फिर थाली में शुरुआत में परोस देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बिना टेस्ट किए नमक मिला लेते हैं सब्जियों में, तो इसलिए भी नमक मत, वो बिना जरूरत के परोसिए मत। अगर आप पूरी तरह भूल चुकी है तो बाद में मिलाना बात अलग है। और सेफ्टी और क्लीन फूड्स, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग इशू है कि हम अपने लिए सेफ और क्लीन फूड्स का चयन करें। क्लीन यानी मीन्स बाहर से अगर हम सब्जियां ला रहे हैं तो उसके बारे में आगे आने वाला है, मैं बताती हूँ आगे। एप्रोप्रिएट कुकिंग मेथड्स क्या है, तो अभी बहुत ज्यादा फ्राइंग, डीप फ्राइंग, ये चीजें जो है
या फिर शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग जो है, हमको लगता है कि शैलो फ्राई करने से मीन्स मराठी में जिसमें बोलते हैं कि उथड़ तेल में, मीन्स थोड़ा बहुत तेल डाल देते हैं हम, उसमें सब्जियां थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, तो सब्जियां बोले कुछ बाकी आइटम जो ऐसे कुछ फ्राई करते हैं, तो इसमें उल्टा शैलो फ्राइंग में डीप फ्राइंग से भी ज्यादा तेल एब्जॉर्ब होता है। इसमें पूरा का पूरा तेल जितना आप डालते हो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। डीप फ्राइंग में कम से कम फ्राई होके नीचे तेल तो भी निकलता है फिर से, तो इसलिए ये भी ज्यादा डेंजरस है। तो इसलिए कम ही तेल का प्रयोग करें, और प्रोसेसिंग मेथड जो है मीन्स भाप में पकाना ज्यादातर प्रीफर करें, भाप में पकाना। और अभी की परिस्थिति में बाकी टाइम हम बोलते हैं कि आप प्रोसेस फूड मत खाइए, तो प्रोसेसिंग यानी बाहर का प्रोसेस फूड नहीं, रेडी टू ईट फूड्स नहीं, पर घर में प्रोसेसिंग मीन्स कुकिंग पूरा कीजिए। अभी की परिस्थिति में अनकुक्ड फूड मीन्स बिना पकाया हुआ अन्न खाना बहुत ही धोखा हो सकता है इसमें, तो इसलिए ये बहुत ही डेंजरस है, तो आप वो मत कीजिए। पूरी तरह खाना पका के खाना खाइए। और अगर सलाद खाते हैं, जो भी कुछ सलाद खानी है, तो उस वक्त भी उसको भी आप कुछ चीजों में तो छिलका उतार के खाए तो बेटर है। और पानी बहुत पीजिए, बहुत पीजिए बोलते हैं, और लोग ऐसा करते हैं कि खाना खाते हुए एक बॉटल या एक 2-3 गिलास पानी पूरा खाने में पी लेते हैं, और बहुत इससे बोलते हैं कि मुझे बिना पानी का होता ही नहीं। तो पानी पीना चाहिए, मीन्स आप 3 से 4 लीटर पानी दिन भर में पी सकते हैं, पीना भी चाहिए। मीन्स कम से कम 12 से 16 गिलास पानी आप दिन में पी सकते हैं, पीना भी चाहिए, पर सही समय पर पीना चाहिए। पानी पीने का सही समय होता है सुबह उठते बराबर आप पीजिए, और भोजन के आधा घंटा पहले आप 1 गिलास पानी पीजिए, भोजन के पौन घंटे के बाद में आप पानी पीजिए, भोजन के दौरान आप पानी नहीं पी सकते। अगर आपको खाना सूखा लग रहा है तो आप उसमें दाल है, छाछ है, इन चीजों का प्रयोग कीजिए, पानी का प्रयोग एकदम कम कीजिए। क्यों कम कीजिए पानी, भोजन के दौरान क्यों नहीं खाना चाहिए, तो आप सोचिए। मिस एक उदाहरण के तौर पे मैं बताती हूँ कि एक मिस अक्सर ये उदाहरण मैं देती हूँ कि आप सोचिए कि एक बकेट में 1 बकेट पानी और 1 चम्मच डिटर्जेंट है, दूसरी जगह पे 2 चम्मच डिटर्जेंट है और 1 ही बकेट पानी है। सॉरी, उल्टा कर देते हैं, 1 ही चम्मच डिटर्जेंट है और 2 बकेट पानी है एक जगह पे, एक जगह 1 बकेट पानी है, और डिटर्जेंट दोनों जगह 1-1 चम्मच है, तो कपड़े कौन से इसमें के अच्छे निकलेंगे? नेचुरली जहाँ पे पानी कम है, मीन्स 1 बकेट पानी है और 1 चम्मच डिटर्जेंट है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है डिटर्जेंट का वो सही मात्रा में है। वैसे ही हमारे शरीर में जो पोषक मीन्स पचाने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं वो रोज तैयार होते हैं, और हम बहुत सारा पानी पी के उनको डाइल्यूट कर देते हैं, और डाइल्यूट होने की वजह से वो जब पतले हो जाते हैं तो वो आपका अन्न जो एक आपने ग्रहण किया है उसको पचाने की क्षमता नहीं रखते। फिर दिन भर आपको पेट में बेल्चिंग मीन्स वो ये आना, हवा निकलते रहती है पेट में, मुंह से भी निकलती है, फिर गैसेस की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब चीजें जो होती है ये अच्छी बात नहीं है। जितना छींक आने पर हम लोग बोलते हैं कि सॉरी बोलते सबको, वैसे डकार आने पर भी अपने को सॉरी बोलने का चाहिए, क्योंकि डकार आना ये अच्छी मीन्स भूषण की बात नहीं रहती, तो आपका केयरलेस ईटिंग का वो लक्षण रहता है। तो आप कितना केयरलेसली, और अक्सर मेरे पास आने वाले आधे पेशेंट को मुझे सिर्फ इतना ही बोलना पड़ता है कि आप आपका खाने का कौर जो है नहीं 32 बार कम से कम 20 बार चबाइए और 10 दिन के बाद में आके मुझे मिलिए। क्योंकि वो आधे लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि खाना चबाते ही नहीं हम लोग, तो खाना चबा के खाना चाहिए, ये मुझे बार बार बताना पड़ता है। और पानी जो है वो सही समय पे, खाने के आगे पीछे आधा घंटा पहले और खाने के पौन घंटे बाद में आप पियेंगे, बाकी दिन भर आप कभी भी पी सकते हैं। सिर्फ शाम के बाद में पानी का प्रमाण कम करना चाहिए पीने को, और जितना जल्दी हो सके शाम के बाद में आपको भोजन कर लेना चाहिए, ज्यादा देर से भोजन नहीं करना चाहिए, और लिमिट में भोजन करना चाहिए। जब हमको लगता है कि हम और एक रोटी खा सकते हैं तब आपको हाथ धो लेने चाहिए, उससे ज्यादा खाने की इंसान को जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी के लिए, पचाने के लिए भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमको खाना ऐसा इतना फुल खा लेते हम लोग, और आग्रह जो करते हैं लोग, वो मेरी बहुत उनको सभी से रिक्वेस्ट है कि आप खाने का आग्रह, हाँ आप उनको बोलिए कि आप खाइए, पूछिए जरूर, पर किसी को जबरदस्ती मत खिलाइए, ये गलत तरीका होता है। इंसान आग्रह के मारे या उनके आवभगत में ज्यादा खा लेता है, और फिर अंदर वो खाने को हिलने को भी जगह नहीं रहती, तो ऐसी हालत में उसको जो बाद में जो तकलीफें होती वो बहुत ही हालत वो इंसान की बहुत खराब होती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में प्रोसेस फूड जो है
मीन्स फॉर एग्जांपल बाहर चिप्स मिल रहे हैं, सूप्स के रेडीमेड पैकेट्स मिलते हैं और के जनरली लोग यूज करते हैं, तो वो पैकेट्स हमको नहीं यूज करने चाहिए। प्रोसेस फूड है, रेडी टू ईट जो है वो सब चीजें, क्योंकि उसमें शुगर, सॉल्ट और फैट किसी का भी प्रमाण नियंत्रित नहीं है, किसी की भी क्वालिटी आपको पता नहीं है, आपके पीछे क्या हो रहा, कितने टेम्परेचर पे तला, कितनी बार तले हुए तेल में तला, आपको नहीं मालूम है, तो इसमें ट्रांस फैट आपके पेट में जाने की बहुत संभावना होती है, इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड्स मीन्स सभी सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड में आते हैं। तो जो वृद्ध लोग हैं, घर में के जो एजेड लोग हैं, उनका जो आहार जो होता है वो शरीर बनाने का नहीं है, अभी उनको जो शरीर उनका बन चुका है उनको मेंटेन करना है सिर्फ। तो इसलिए उनको ऊर्जा से ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच जो फूड है, मीन्स जीवन सत्व और क्षारों में जो समृद्ध ऐसे अन्न है, उनका प्रयोग उनके आहार में ज्यादा होना चाहिए। ऊर्जा समृद्ध अन्न उनको कम ग्रहण करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऊर्जा की उनको जरूरत नहीं होती, तो जितनी जरूरत है उतना ही ऊर्जा का ग्रहण करे, ऊर्जा युक्त पदार्थों का ग्रहण करे तो ज्यादा अच्छा। अब ये अलग अलग अवस्था में मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, फिर भी 1 मिनट में बता देती हूँ कि इन्फेंसी जो शिशु अवस्था है, इसमें हमको ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध, उसके बाद में एनर्जी रिच फूड। मैंने बताया कि शिशु अवस्था में जिंदगी की सबसे ज्यादा जरूरत शिशु अवस्था में होती है, तो इतनी ज्यादा अन्न की जरूरत जो है उस वक्त उसमें उसका एनर्जी रिच फूड उसमें डालना चाहिए। अक्सर लोग बच्चे को पचेगा नहीं, मैं बोलती हूँ कि बच्चे की क्षमता आपसे कई ज्यादा है पचाने की। तो 6 महीने का बच्चा जब बन जाए, हो जाए, तो उसके बाद में उसको आप उसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स जो बनाते हैं, विनिंग फूड्स, बेबी फूड्स जो बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा घी तेल का यूज कर सकते हैं, थोड़ा शक्कर का यूज कर सकते हैं, और हरी सब्जियां जो है वो हरदम बच्चे के लिए भी सुरक्षित है, किसी के लिए भी असुरक्षित नहीं। सिर्फ हरी सब्जियां सही मीन्स उनको सड़ने से पहले आप उनको साफ सुथरा कर लीजिए, और साफ करने के पहले उनको अच्छे से धो लीजिए, तो वो हर बार सुरक्षित है, हर हाल में सुरक्षित है। एक सिर्फ डायरिया के पेशेंट को हम मना करते हैं, और किडनी के पेशेंट को, कि जिसका किडनी फेलियर है, हो चुका है या हो रहा है, उसको हम हरी सब्जियों के लिए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें के जो होते हैं वो पचाने मीन्स किडनी को नहीं चलते हैं, और डायरिया को जो है फाइबर नहीं चलता स्पेशली। तो बस 2 अवस्था में मना करते, बाकी जिंदगी भर हर इंसान को हरी सब्जी खाना चाहिए। चाइल्डहुड जो है, यहाँ पे बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, बड़ा हो जाता है बच्चा, तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसके बाकी बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली प्रोटीन जो है वो दूध है, सब्जियां है, फ्रूट से सही सब इस्तेमाल उनके इसमें आहार में होना चाहिए। यहाँ पे जो अडल्टहुड है वो बहुत, अडोलसेंस और अडल्टहुड, तो अडोलसेंस जो है सेकंड ग्रोथ स्पर्ट वाला सेकंड पीरियड है लाइफ में। मैंने बताया था कि अडोलसेंस ऐसी अवस्था रहती है कि बच्चे एकदम शिशु के बाद में ऐसी जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की, सभी पोषक तत्वों की जरूरत रहती है, क्योंकि तब एकदम से आप देखेंगे कि बच्चे की एकदम से हाइट बढ़ जाती है। हम बोलते हैं कि बच्चा जवान हो गया, अरे बेटा तू अब तो, ऐसे हम बोलने में मीन्स हमको लगता है अरे बहुत बड़ा दिखने लग गया, बहुत हाइट बढ़ गई। तो ये एक पीरियड है जब ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, तो इस वक्त आपको बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स देने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की हाइट एकदम अच्छी हो, तो थोड़ा सा दाल के अंदर अगर आप घी का या फैट का प्रयोग करें तो आप उसको मेंटेन करेंगे, वो टाइम पे थोड़ा हाइट ज्यादा बढ़ने में सपोर्ट मिल जाता है। फिर अडल्टहुड में प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन आता है, जो पुरुष होते हैं उनको काम पे जाने का रहता है, काम से आने का रहता है, तो उनको भी अच्छा पोषण देने की बहुत जरूरत है। और एजेड लोगों के लिए मैंने बताया कि लो फैट और लो एनर्जी डेंस फूड लेना चाहिए, पर बाकी न्यूट्रिएंट जो है स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फूड लेना चाहिए। अब देखिए हमारे हाथ में क्या है कि हम बाकी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते जिंदगी की, पर हमारे शरीर के अंदर क्या डालना है ये बिल्कुल हमारे ही हाथ में है, इसलिए किसी और का कंट्रोल नहीं है, और ये कंट्रोल अपने हाथ में, तो ये आप जरूर करना चाहिए सबको। अब ये जो है कोरोना के लिए वही चीजें बताई हुई है, पर कोरोना के लिए स्पेशल ये WHO ने जो जारी की हुई है और हमारे NIM ने जो जारी की हुई है वो सूचनाएं मैं आपको बता रही हूँ कि होल ग्रेन्स जो है मीन्स आटा जो है उसमें का आटा छान के उसका चोकर जो है निकालिए मत, चोकर के साथ, या फिर बीन्स है तो उनको छिलके के साथ, बीन्स तो अपने आप ही छिलके के साथ आती है, दालें इनका आप प्रयोग कीजिए, सभी सब्जियां लीजिए आहार में,
और जितना सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं उतना कीजिए, और कुकिंग मेथड सादी रखिए। उसमें लीन मीट आप यूज कर सकते हैं, फिश यूज कर सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये सब चीजें भी आपको लेने चाहिए। फिर अनप्रोसेस्ड फूड जो है, मिलेट्स है, जैसे ज्वारी है, बाजरी है, इन सब चीजों का भी, इन पदार्थों का भी आप प्रयोग करें कि जिसमें से आपको फाइबर अच्छी संख्या में मिले। 30 से 40 ग्राम फाइबर की हर इंसान की जरूरत होती है, जो रोज पूरी होनी चाहिए। कई लोगों को शौच के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, शौच गमन में, तो उसकी वजह फाइबर की कमी एक इम्पोर्टेंट कारण रहता है। और दूसरा, जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं या बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कम होती है, उसकी वजह से भी उसको तकलीफ होती है। तो इन सब चीजों का अगर हम फ्रेश फ्रूट्स है, अनसॉल्टेड नट्स, आजकल मालूम सॉल्टेड नट्स बहुत यूज मिलते हैं बाजार में सॉल्टेड पिस्ता, सॉल्टेड बादाम, सॉल्टेड काजू, तो सॉल्टेड मत लीजिए, आप उनको वैसे ही लाइए, और बहुत हुआ तो आप थोड़ा बहुत रोस्टिंग कर सकते हैं उसको, पर सॉल्ट मत लगाइए। किसी भी चीज में नमक जबरदस्ती अंदर मत डालिए। ये आ गया सॉल्ट तो नमक, कैन फूड जो मिलते हैं या फिर जो सॉल्टेड चीजें मिलती है, ये सब चीजें सॉल्ट एकदम कम करना चाहिए। क्यों कम करना है? एक तो 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट दिन भर में, एक पूरा लेवल टीस्पून से ज्यादा नमक आपके बॉडी में नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं कि एक टाइम में लोग थाली में लेके सब सब्जियों में उठा के मिला लेते, 1 चम्मच नमक, उनको कुछ नहीं लगता। तो पूरे दिन भर में तो घर की जो गृहिणियां है वो ध्यान रखे कि हमारे घर में कितने मेंबर है और दिन भर में कितना नमक हम यूज कर रहे हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना नमक आए। तो नमक कम से कम यूज कीजिए, अभी की परिस्थिति में तो भी नमक का यूज कम से कम करना चाहिए। और जितना हो सके बिना नमक के, आप ककड़ी जैसी चीजें नमक लगा के अच्छी लगती, लोग ऐसे बोलते हैं, पर आप बिना नमक की खा सकते हैं। सॉसेस वगैरह जो रेडीमेड सॉसेस मिलते हैं, टोमेटो सॉस, फिर सोया सॉस, चाइनीज बनाने के लिए लेके आते लोग, तो उनका प्रयोग मत कीजिए, आप घर पे बनाई हुई चीजों का प्रयोग कीजिए ज्यादातर, तो आप अच्छे से आपकी हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे, सबकी अभी की कोरोना की स्पेशल सिचुएशन में। और मॉडरेट अमाउंट जो है फैट्स और ऑयल्स, मैंने आपको बताया कि फैट्स और ऑयल्स जब तक आप उसमें से धुआं निकलने का टेम्परेचर पे तपते नहीं, तब तक वो धोखा नहीं देते। जैसे ही फैट्स और ऑयल्स तपने लग जाते हैं तो उसमें एक्रिलिन डेवलप होता है, जो सांस लेने में तकलीफ देता है। फिर उसमें ट्रांस फैट बार बार अगर तपने लग जाता है कि रिपीटेडली लोग वही चीज फ्राई कर रहे हैं, और आप देखिए जो पहला फ्राई किया हुआ पहला प्रोडक्ट का टेस्ट और आखिरी में फ्राइंग के बाद में आखिरी में खाया हुआ प्रोडक्ट का टेस्ट, दोनों की टेस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं, सांस लेने में तकलीफ होती है। मैं आपको एक ये बताऊं कि एक रिसर्च हुआ है, जितने रसोइया लोग रहते हैं ना, वो अक्सर सांस की बीमारी से मरते हैं, क्योंकि वो दिन भर वो तलते रहते, और जो तलते रहते हलवाई जो भी लोग रहते, तो तलने से जो धुआं वो निकलता वो उनकी सांसों में जाते रहता और एक्रिलिन डेवलप होता, उससे उनको अस्थमा डेवलप होता है। तो वो हिसाब से भी, और ट्रांसफैट जो है वो हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप देखिए, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक आध बार कोई बाहर का स्ट्रीट फूड कहीं खरीद लेते लोग, कहीं समोसा है, कोई कचौरी है, कोई चीज, अगर वो मीन्स वो जो जिसने बनाया, वो जो सेलर है, बेचने वाला है, उसने अगर वो आखिरी में तला हुआ अगर आपके हिस्से में आ गया, तो आपको खाने के बाद में कई बार ऐसा लगता है कि कुछ भी करने का उसके बाद में मन नहीं होता, पानी भी नहीं पी सकते, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती, तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट उस वक्त रहते हैं। तो ऐसी चीजों में उनको अवॉइड करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट को आप अवॉइड कीजिए, जैसे मैंने बताया घी, बटर और ये। फिर मीट जो रहता है, मांस जो है, उसमें भी सैचुरेटेड फैट रहते हैं। कुछ ऑर्गन्स जो रहते हैं, ऑर्गन मीट जो रहते हैं, तो उसमें बहुत फैटी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे लीवर वगैरह है, तो उनको खाना अवॉइड करना चाहिए अभी की सिचुएशन में। आपको जितना हो सके लीन फैट आप यूज कीजिए, लीन बॉडी मास वाले नॉनवेज प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। और फैट जो है वो सादा फैट और सादे टेम्परेचर पे तपा हुआ कम से कम यूज कीजिए। उसके बाद में शुगर इंटेक जो है, वैसे तो मैंने बताया कि 4 चम्मच 20 ग्राम से शुरू हो रहा है, 40 ग्राम पे एंड हो रहा है सबके लिए, एक्टिविटी के लिए, पर 20 ग्राम की भी हमको जरूरत क्यों पड़े? अगर नेचुरल कुछ स्वीट चीजें मिल सकती है हमको, तो वो नेचुरल फॉर्म में सभी टेस्ट की जरूरत होती है, 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसमें भी सभी की जरूरत होती है। पर मीन्स उसमें एटलीस्ट शरबत बनाना, ड्रिंक्स बनाना, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो रहते हैं, फिर उसके बाद में हार्ड ड्रिंक्स के लिए बाद में बात करेंगे हम लोग। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है, जहां भी शुगर कंटेंट है, शेक्स और अलग अलग जूसेस वगैरह, तो उसकी बजाय आप फ्रूट डायरेक्ट खा लीजिए,
आपको मीठा खाने का ये भी मिल जाएगा। जैसे अभी आम का सीजन गया तो आम रस मत खाइए, मैं हर बार लोगों को बोलती कि उसमें शक्कर भी जा रही है, रस भी जा रहा है और उसका फाइबर निकल रहा है पूरा। तो आप आम खा लीजिए। आम खाने से आप जब तक चबाते हैं तो आपके अंदर टाइलिन से तैयार होता है लार में, हमारे यहाँ की लार जो रहती है गालों की, यहाँ पे जो हमारी लारोत्पादक जो ग्रंथियां है उसमें से लार जो तैयार होती है तो वो आधा पचाने का काम आपका कर देती है। रस अगर आप खाते हैं आम का रस तो आप डायरेक्ट गिटक जाएंगे। गिटक गया कि वहां पे उसको पचाने वाला जो यहाँ पे जो प्रेजेंट है इंग्रेडिएंट वो यहाँ पे मुंह में और आप उसको डाल रहे पेट में हो, और पेट में उसपे होने वाली नहीं है प्रक्रिया, क्योंकि पेट में सिर्फ जो प्रोटीन्स रहते हैं उस पे ही होती है प्रक्रिया। उसके आगे पक्वाशय जो होता है उसमें होता है फिर शुगर पे और फैट्स पे वगैरह प्रक्रिया होती है। तो इसलिए मुंह की जो स्टेज है उसकी पचाने की, वो स्टेज आप स्किप कर जाते हैं। तो आप वो इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए कि हम शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेंगे। चाय कॉफी में भी शक्कर कम लेंगे, हो सके तो ग्रीन टी ब्लैक टी प्रिफर कीजिए चाय कॉफी के बजाय। अगर चाय अगर पीनी है तो दूध अलग से मीन्स अलग से आप दूध लेंगे तो उसमें चाय के और दूध के दोनों गुण आपको मिलेंगे, तो इसलिए अवॉइड कीजिए। ये WHO ने जारी किया हुआ पिक्चर है, WHO ने भेजा हुआ मीन्स, और ये अवेलेबल भी है सब जगह कि शुगर ड्रिंक्स और शुगर वाली चीजें एकदम कम कीजिए अभी कोरोना की हालत में। फिर पानी पीना जरूरी है, बार बार पानी पीजिए। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का सर दुखते रहता है, बोलते नहीं मुझे भारीपन लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है, और हम 1 गिलास पानी पीते हैं और हमको थोड़ा ठीक लगने लग जाता है। तो इसलिए पानी का यूज जरूर कीजिए और बहुत सारा पानी पीजिए दिन भर में। सिर्फ खाना खाने के आगे पीछे जैसे मैंने कहा वो समय छोड़ के बाकी टाइम आप पानी जरूर पीजिए और बहुत ज्यादा पीजिए, और पानी साफ सुथरा हो इसकी केयर लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आरओ का पानी जो उसमें टीडीएस बहुत कम कर दिया जाता तो उसमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है, उसमें कई सॉल्ट्स जो है उनकी कमी हो जाती है, तो अन्न को पचाने में हमको तकलीफ होती है। तो इसलिए हमारे अगर आपके यहाँ आरओ लगा हुआ है तो आपका टीडीएस कम से कम 100 हो, इसकी आप केयर लीजिए, कंपनी भले ही आपको कुछ भी बोले। हाँ, अल्कोहल, कुछ लोग वैसे हमारे देश में ये ट्रेडिशन नहीं है अल्कोहल का कि रोज की आदत वाले, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों को आदत है। और अल्कोहल कभी भी किसी भी मात्रा में कि इतनी मात्रा सेफ है करके हम कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकते। तो अल्कोहल नीचे लिखा ही है कि देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, कभी भी सेफ लेवल नहीं रहती उसकी, तो हमारे देश में इसकी जरूरत भी नहीं है। और वैसे भी अल्कोहल जैसे ड्रिंक्स लेना भी नहीं चाहिए, इससे एक तो ब्लड में शुगर बढ़ता है, उसके बाद में आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम आते हैं, कैंसर आता है, उसके बाद में पैनक्रियाज में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें से हो सकता है, मेंटल इलनेस होता है, स्ट्रेस होता है, इन सब चीजों के। हालांकि लोग स्ट्रेस का ही सोल्यूशन ढूंढने के लिए अल्कोहल में जाते हैं, पर अल्कोहल इज नॉट द सोल्यूशन, ये पक्का ध्यान में रखिए। तो और स्पेशली कोरोना सिचुएशन में अल्कोहल से स्ट्रिक्टली दूर रहिए। और अगर जो लोग मीन्स, ये हमारे देश के लिए ये बात मैं बार बार बता रही हूँ, ये क्योंकि WHO ने जारी किया हुआ पिक्चर है इसलिए बता रहे कि ये और देशों में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती हो और जहाँ का लाइफस्टाइल वैसा हो तो उनको कम से कम करो, ऐसा लिखा हुआ है। हमारे यहाँ तो मैं सबको बोलूँ कि बंद करो, सिर्फ बंद करो अल्कोहल को, दूसरा कोई और चॉइस नहीं है, सिर्फ बंद करना ही उसका चॉइस है। और बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए कि नहीं, तो कोरोना की सिचुएशन में बच्चे को ब्रेस्ट फीड, इवन जो कोरोना जिसको हुआ है वो मदर भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है। डॉक्टर से आप उनकी स्पेशल उनके लिए, उनके डॉक्टर से आप उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लीजिए, सूचनाएं लीजिए, और डॉक्टर बताए उस हिसाब से बच्चे को आप ब्रेस्ट फीड कर सकती है। पहले 6 महीने के लिए सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही, जो दूध है माता का दूध ही सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा अच्छा है बच्चे के लिए। तो उसके बाद में हम दुकान पे अगर जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए या फिर ये लाने के लिए, तो आपको बाकी केयर की बहुत सारी सूचनाएं टीवी पर और बहुत सारे ऑन मीडिया, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है कि सैनिटाइज करो आंखें को, ये
मीन्स आंखों को हाथ मत लगाइए, मुंह को हाथ मत लगाइए, नाक को मत लगाइए, मास्क पहनिए, ये सब सूचनाएं दी हुई, वो सब सुरक्षितता और स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए आप आराम से अपनी ग्रोसरी और सब्जियां जाके खरीद सकते हैं। अब सेफ्टी के लिए देखिए, कीप क्लीन, तो क्लीनिंग कहाँ सिर्फ हाथ बार बार धोने से नहीं होगा, लाई हुई चीजें जो है उनको भी साफ सुथरा करना चाहिए। सब्जियां अगर आप लेके आ रहे हैं तो उनको सीधे 2 पानी से धो लीजिए, उसके बाद में एक बकेट 2 बार ठंडे पानी से धो लीजिए और तीसरी बार एक बकेट में आप गर्म पानी लीजिए और उसमें से डुबा के आप सब्जियां निकालिए और उनको अच्छे से सूख के पोंछने के बाद में आप उनका यूज कीजिए, तब तक कि उसको यूज मत कीजिए। फिर उसके बाद में सेपरेट रॉ और फूड जो रहता है उसको अलग अलग रखिए। स्पेशली जो लोग मीट खाते हैं तो उनको जो पका हुआ और कच्चा दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए, इन्फेक्शन फैलता है एक से दूसरे को, तो दोनों को अलग। और दूसरा ये कि अभी पूरी चीज पका के ही खाना चाहिए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रोवेव में जो लोग खाना पकाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ठंडा खाना गर्म कर रहे हैं या पका रहे हैं तो उसको बार बार हिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई जगह पे ऐसा रहेगा कि वो फूड अनकुक रह जाता है माइक्रोवेव में, सब तरफ समान नहीं होता तो उसको हिलाना पड़ता है, तो हिला के मीन्स बार बार हिला के उसको घुमाते रहिए, बाद में उसको आप खाइए, तब आप माइक्रोवेव में सेफली आप खाना कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फूड का टेम्परेचर जो है कम रखना चाहिए, मीन्स कितना कम, तो आप 8 डिग्री से एक तो कम रखिए, फूड कम में फूड रखिए, या फिर 60 डिग्री से ज्यादा वाला फूड खाइए। मीन्स अगर खाना है तो 6 से 8 डिग्री से भी कम वाला फूड, या फिर आप 60 डिग्री टेम्परेचर जो है उससे ज्यादा वाला फूड मीन्स गर्म खाना खाइए। आप बीच वाला जो ठंडा हुआ खाना रहता वो खाना आप मत खाइए, अभी के दिनों में ये सेफ नहीं है। फिर उसके बाद में पानी और जो है रॉ मटेरियल्स जो भी कुछ हम यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए वो भी सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और क्लीन भी होना चाहिए। और मैंने जैसे बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप कैसे धो सकते हैं। अब देखिए एक प्लान बना लेना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि लॉकडाउन हो रहा है, हम बहुत सारी चीजें घर में खरीद के ला के रख लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि हमारे घर में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी है अवेलेबल, तो एक्स्ट्रा खरीदना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खरीद कर हम घर में भी बोझ बढ़ाते हैं और दूसरे लोगों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं, क्योंकि अगर वो चीज कम मिल रही है मार्केट में तो बाकी लोगों को मिलेगी नहीं। तो इसलिए उसका फिक्स प्लान बनाइए कि हमको क्या चाहिए, बाहर जाने से पहले ये बना के ले जाइए कि मैं सब्जियों के लिए नहीं, हाँ मैं आपको स्पेशली ये बता देती हूँ, नहीं तो बोलोगे कि मैडम अभी बोल रही थी कि सब्जियां चूज करके घर से मत जाइए, पर क्वांटिटी आप तय करके जाइए कि मुझे कितनी सब्जियां लाना है या कितना सामान लाना है घर में। उसके बाद में अगर हम बना रहे हैं घर में तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि फ्रेश प्रोडक्ट अगर लेना है अपने को तो इंग्रेडिएंट जो है फ्रेश इंग्रेडिएंट का खाना पहले बनाइए आप। जो बन सकता है बाद में उसको अपन बाद में भी बना सकते हैं, तो जो फ्रेश चीजें फ्रेश लाई हुई सब्जियां अंदर फ्रिज में पड़ी हुई रहती और हम दूसरा कुछ बना के खाते रहते, तो ऐसा मत कीजिए आप। जब तक हो सके कि आपको जब तक मिल रहा है फ्रेश सब्जी है आपके पास अवेलेबल तो पहले उसका सेवन कीजिए और बाद में सब चीजों को लीजिए। और घर पे खाना बनाइए, ज्यादातर महिलाएं बनाती है, अगर कुछ लोग वर्किंग है तो भी बनाती है उल्टा। और मुझे तो लगता है कभी कभी की जो वर्किंग लेडीज है वो हाउसवाइफ से भी ज्यादा एक्टिव रहती है, कि उसको मालूम रहता है कि मेरे घर को मुझे बाहर जाना है घर के, तो वो घर का सारा काम बिल्कुल अपने शेड्यूल में पूरा करके निकलती है। तो इसलिए भी तो घर का बना हुआ खाना आप बनाइए और घर का हुआ खाना प्रीफर कीजिए। तो फूड डिलीवरी ऑप्शंस जो है तो उसका आप मीन्स आपको घर के बाहर न निकलते हुए अगर कोई फूड डिलीवरी मिल सकती है, फूड मीन्स कुक रेडी टू ईट फूड नहीं, मीन्स फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स है, आपको जो अनाज मंगवाना है, ग्रोसरी का जो सामान मंगवाना है, तो अगर उसके पास आपके पास ऑप्शन है कि कोई घर पे लाकर दे रहा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप घर के बाहर न जाए, सामने वाला आपके घर पे पहुंचा दीजिए देगा। मैंने जैसे पोर्शन साइज बताया कि बैलेंस डाइट एक फिक्स डाइट होता है सबके लिए, तो उतना ही पोर्शन साइज में आप लीजिए खाना, उससे ज्यादा खाना मत खाइए। और जैसे मैंने पहले बोला कि सॉल्ट शुगर और फैट इंटेक को आपको एकदम कम करना है, बिना जरूरत के मत खाइए। और अगर आप कोशिश कीजिए कि जो खा रहे हैं उससे भी कम में अगर आप खा सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है।
इनफ फाइबर, मैंने बताया पहले कि 30 से 40 ग्राम फाइबर आपके डाइट में रेगुलरली होना चाहिए। पानी ज्यादा पीना है, अल्कोहल अवॉइड करना है। फैमिली मील्स, अगर परिवार में रह के अगर आप खाना खा सको तो ज्यादा अच्छा है, परिवार के साथ में खाइए, आपका साइकोलॉजी भी अच्छी बनी रहेगी और खाने का आनंद भी आएगा आपको। और फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस जो है वो सेफ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर अनाज जो बना हुआ जो खाना रहता उसको ढक्कन ढकना भूल जाते हैं, या फिर ढक्कन ढक के ऊपर उसमें जो इस्तेमाल होने वाला रहता है वो चम्मच रख देते, पर वो चम्मच को ढकने की केयर हम लेते नहीं, वो चम्मच खुला ही रहता है, तो उस पर ऑर्गेनिजम्स बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल चकला और बेलन रहता है, तो उसको लोग धोते ही नहीं रोज, तो उसको रोज धोना चाहिए, हर यूज के बाद में उसको धोना चाहिए। फिर चक्कू जो रहते हैं, नाइफ्स है, उसके बाद में कटिंग बोर्ड जो रहते हैं, फैंटास्टिक जो रहती, इन सब चीजों को फिर जो पकड़ने के लिए जो रहता अपना क्या बोलते हैं उसको, मराठी में उसको सांडशी बोलते हैं और इधर भी संडाशी बोलते हैं, हिंदी में भी। तो वो जो पकड़ने की जो है, तो उसको भी हम जो पार्ट अंदर जाने वाला रहता फूड पोर्शन में, उसको भी बार बार धोना चाहिए, हर यूज के बाद में धोना चाहिए। उसकी तरफ अक्सर लोगों का ध्यान नहीं रहता, तो इन्फेक्शन इसमें से फैलते हैं अक्सर, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए। या फिर चिमटा वगैरह जो यूज करते रोटी सेकने के लिए, उसको भी हर यूज के बाद में धोना चाहिए, उनको बिना धोए बिना और सुरक्षित रखिए, और यूज करने के पहले फिर से उसको धो के लीजिए। इसमें से अक्सर इन्फेक्शन फैलता है, टाइफाइड वगैरह के इन्फेक्शन ऐसी चीजों में से बहुत ज्यादा फैलते हैं। और हाथ, अभी तो आप बर्तन बाई नहीं घस रही है, आप ही घस रही है बर्तन, तो क्लीन तो रखेंगे ही, पर उसमें भी मीन्स कहीं उसमें साबुन का ये ना अंश ना छूट जाए, उसकी केयर लीजिए ताकि आपको साफ सुथरा बर्तन मिल सके। हाथ क्लीन रखिए आपके। तो रॉ और कुक्ड फूड जो है वो फ्रिज में हम लोग कच्ची चीजें और कुछ पकी हुई चीजें एक साथ रख देते, तो उनको अलग रख लीजिए। स्पेशली मीट और फ्रेश प्रोड्यूस जो रहते हैं उनमें ये रखना चाहिए अलग अलग। और खाना पूरी तरह पकाइए, जैसे मैंने बताया 5 डिग्री से 60 डिग्री के मीन्स बिलो 5 डिग्री या फिर अबव 60 डिग्री का, सभी मैंने बता दिया है आपको। अब एक स्पेशली अभी जो बताया गया है कि डाइट इन मीन्स स्पेशली हम लोग सीनियर सिटीजन्स की बहुत केयर लेते हैं अभी कोरोना सिचुएशन में, कि बार बार गवर्नमेंट बोल रही है, हेल्थ एजेंसीज बोल रही है कि बूढ़े लोग, बच्चे, डायबिटिक्स, इनको बाहर मत निकलने दीजिए, तो उनका आहार का विशेष ध्यान हमको रखना है। तो और ये ऐसा पड़ाव है जिंदगी का कि जो बहुत अनुभव संपन्न तो है, पर फिर भी बचपन शुरू हो गया है उनका, तो इतना अनुभव होने के बाद में भी उनके शरीर की विकलांगता आ जाती है या विकलता आती है कि शरीर पूरी तरह साथ नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर एक गया हुआ रहता है, या फिर दोनों रहते, तो बच्चों के विरह में वो बच्चे से दूर रहते हैं, बच्चा कहीं फॉरेन में रहता, माँ बाप यहाँ अकेले रहते हैं। तो ये सब साइकोलॉजी का विचार करते हुए, उनकी मानसिकता का विचार करते हुए भी उनके डाइट को स्पेशल एक स्थान मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उनके लिए किया ये। तो और एजिंग में क्या होता है कि बॉडी कॉम्पोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। 40 साल के बाद में 10% आपके जो पाचक रस जो तैयार होते हैं शरीर में वो कम हो जाते हैं। हर 10 साल से आप सोचिए कि 10% से कम हो रहे हैं। अगर 70 की एज में तो 30 से 40% पाचक रस की निर्मित आपके शरीर में की कम हो चुकी है, वो कम तैयार हो रहे हैं। तो उस हिसाब से, और शरीर में चेंजेस भी होते हैं। तो कैसा होता है कि सबक्यूटेनियस फैट जो होता है स्किन के नीचे का, स्किन में झुर्रियां क्यों आती है, क्योंकि स्किन के नीचे का जो फैट है वो यूज हो जाता है, और सिर्फ हड्डियां और थोड़ी लूज हुई हुई स्किन, ये सब चीजें आपको दिखने लग जाती है। तो इन चेंजेस को हमको अगर कोप करना है और एजिंग है, तो लोगों को चाहिए कि हम बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, बार बार पानी का यूज करते रहे, पानी पीते रहे, ताकि आपकी स्किन में झुर्रियां ना हो। और बॉडी कंपोजिशन और पाचक द्रव्य की जो निर्मित, पानी का जो सही इस्तेमाल मैंने बताया, उसी तरह से कम वृद्ध लोगों ने और बाकी लोगों ने भी करना चाहिए। वृद्ध लोगों ने जो एजिंग वाले हैं उन्होंने तो पक्का इसका इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। उसके बाद में कैलोरीज जो है, यहाँ पे मैंने बताया कि बॉडी ऑलरेडी तैयार हो गई है, अब बॉडी नहीं बनाना है, फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है, तो एनर्जी कम चाहिए, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है
वो ज्यादा चाहिए, मीन्स विटामिन और मिनरल ज्यादा रहने वाला डाइट इनको मिलना चाहिए। अब इसके बाद में अच्छी आदतें जो है, खाना टाइम से खाने की आदत होनी चाहिए कि सुबह नाश्ते के टाइम पे आप नाश्ता कर रहे हैं, खाने के टाइम पे खाना खा रहे हैं, स्नैक्स में हल्का सा स्नैक्स, सिर्फ शुगरी चीजें नहीं लेना चाहिए। तो जब तक दांत है और दांत नहीं है तो डेंटिस्ट की मदद लेके आप दांत लगवा सकते हैं। तो आप जमे जब तक फ्रूट का यूज कीजिए। मेरा थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन वीक हो रहा है, थोड़ा फास्ट करती हूँ। फिर विटामिन और मिनरल्स वाला, और स्पेशली आयरन, जिंक और विटामिन ए जो आंखों के हिसाब से बहुत जरूरी है, तो उसका भी इनके आहार में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट, एक सेकंड, हाँ, ये जो फूड मैंने बताए हुए तो एंटीऑक्सीडेंट से रिच है और ये बॉडी का बेसिक पीएच मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें देखिए आप साइट्रस फ्रूट दिए हुए हैं, मीन्स ब्रोकोली है, इसमें आप फूल गोभी है, एवोकाडोज है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ऑरेंजेस है। इन चीजों का मौसमी दिखाई दे रही है। तो इन चीजों का आप अल्कलाइन फार्मर्स जो है, शरीर में अल्कली या बेसिक बनाने के लिए बहुत यूजफुल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड है और रोज इसमें से बॉडी में इनका जाना बहुत जरूरी है। अगर किसी दिन कोई वजह से आपके पास फ्रूट अवेलेबल नहीं है तो कम से कम लिम्सिका मीन्स विटामिन सी का एक टैबलेट उस दिन के लिए ले लीजिए। अभी ये तो हमारी 12 महीने की जरूरत है, रूटीन में ये हमारी जरूरत है, पर अगर रूटीन में भी नहीं तो कम से कम कोरोना सिचुएशन में तो भी आप ये ध्यान रखिए कि आज आपने फ्रूट नहीं खाया है अगर, और आप नहीं खा सकते, आपको अवेलेबल नहीं हो सकता, ऐसी अगर सिचुएशन है तो कम से कम विटामिन सी का एक टैबलेट जरूर लीजिए। अब ये है स्पेशली कोविड में घर लेके क्या जाना है आपको, घर में आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए, जिन चीजों में कुछ नहीं मिलने वाला, फॉर एग्जाम्पल मीन्स एनर्जी के अलावा कुछ नहीं मिलता, बटाटा वड़ा है, समोसा है, ये जो चीजें सिर्फ एनर्जी गिविंग फूड्स है, तो इनमें से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो जो न्यूट्रिएंट रिच है, जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं, ऐसे अन्न का आप ग्रहण कीजिए। साइट्रस फ्रूट और हल्दी का दूध, गोल्डन मिल्क मैंने बोला, ये हमारी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लागू किया है कि अभी आप हल्दी का दूध, जो डाइट प्लान उन्होंने दिया हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसमें भी इसका समावेश किया हुआ है कि गोल्डन मिल्क जो है अभी, तो हल्दी का दूध और उसमें थोड़ा चाय का जो मसाला हम बनाते हैं, दालचीनी है, लवंग है, इलायची है, जायपत्री है, इन सब चीजों को डाल के वो मसाला बनाइए। वो मसाला और हल्दी डाल के दूध रोज लीजिए आप, और रेगुलर पार्ट भी अगर बनाए उसको रूटीन में डाइट का, तो स्पेशली मीन्स बाकी इन्फेक्शन से तो बचाएगा ही, क्योंकि हल्दी एंटीऑक्सीडेंट रहती है। तो उसके अलावा शुगर वाले पेशेंट के लिए इंसुलिन सिक्रेटिंग जो सेल्स रहती, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, तो वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो रहती है उनको एक्टिवेट करने का काम करती है हल्दी, और वो भी दूध में पकी हुई हल्दी। तो इसलिए भी दूध, अगर आप हल्दी वाला दूध रेगुलर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर फूड इंटेक और फिजिकल एक्टिविटी को मैच करना मत भूलिए। अगर आप दिन भर बैठने वाले हैं, कुछ भी काम नहीं है, तो ज्यादा फूड इंटेक मत लीजिए। बैठने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है उतना ही ग्रहण कीजिए। आपकी उम्र, आपका एज, आपका वेट, ये सब चीजें बाद में, पहले आपकी एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी है उतना ही खाइए, जितना नहीं है वो मत खाइए। फिर उसके बाद में खाना एक ही बार में मत खाइए पूरा, उसको आप डिवाइड करके खाइए। निबलिंग डाइट जो रहता है वो आदमी को मोटापा नहीं देता। गोर्गी पैटर्न से अगर खाते हैं कि वन टाइम, एक या दो बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं हम लोग, कि आज शाम को उपवास है, अभी थोड़ा ज्यादा खा ले, अभी थोड़ा ज्यादा खा ले, तो उसमें वो आपके पेट में रहने वाला नहीं, उल्टा आपके शरीर को एक बार के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है। आप सोचिए, अगर आपकी पाचन संस्था जो है वो अगर बोल सकती तो वो क्या बोलती, वो आपको गालियां देती कि आप कुछ भी डाल रहे हो अंदर। तो इसलिए उस अपनी पाचन संस्था की भाषा को समझिए कि वो क्या कहना चाहती है। आप सोचिए, और वो बोलती है, सबकी पाचन संस्था बोलती है। आप सोचिए, तंबाकू जन्य पदार्थ, जो इंसान तंबाकू नहीं खाता उसने खाया,
कि तुरंत अंदर से वोमिटिंग हो जाती है उस इंसान को, कि अंदर हमारी पचन संस्था बोलती है अंदर नहीं चाहिए। या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में थम्स अप, कोका कोला, लोग बोलते हैं इसके खाने से गैस निकल जाता है इसको पीने से। अरे आप गैस ही अंदर डाल रहे हो, उसका नाम ही कार्बोनेटेड ड्रिंक है। आप सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में हम 1 मिनट के लिए अंदर नहीं रख सकते, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई ड्रिंक आप अंदर डाल रहे हो, तो कितना गलत कर रहे हो शरीर के साथ में। और तुरंत उसको पीते से अंदर से गैस बाहर निकलता, क्योंकि बॉडी हमारी पचन संस्था तुरंत बता रही कि ये अंदर नहीं चाहिए। तो इसलिए उसकी भाषा को समझिए और पूरे पोर्शंस को डिवाइड करके खाना खाइए। मैंने भले ही 12 पोर्शन सीरियल लिखा है, तो 12 पोर्शन एट ए टाइम मत खाइए। तो आप दिन भर में उसको डिवाइड कीजिए, 4 बार कम से कम दिन भर में खाना खाना चाहिए इंसान को। वो भी 2 मेजर मील रहता, सुबह का खाना, रात का खाना। और उसमें भी सबसे ज्यादा मेजर अगर कुछ है तो वो हमारा ब्रेकफास्ट है, जिसका नाम ही ब्रेकफास्ट है, क्योंकि हमारी पचन संस्था को 10 से 12 घंटों का कम से कम उपवास हुआ रहता। और ऐसे हालात में इस फास्टिंग के बाद में उसका ब्रेक होना, वो फास्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है। और सब मील्स में दिन भर की पूरी रिक्वायरमेंट में से 1/3 जो उसके जो 1/3 जो कैलोरीज जो है वो हमको ब्रेकफास्ट से मिलनी चाहिए। 1/3 प्रोटीन जो है वो हमको ब्रेकफास्ट से मिलना चाहिए। तो हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा हो, हेल्दी हो और खाने की तुलना में हेवी हो तो ज्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद में फ्राइड और सॉल्टी एक्स्ट्रा फ्रूट्स, ये स्वीट्स नहीं खाना है, मैंने आपको बताया। और एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए और उसमें भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। अभी कैसा होता है कि लोग अक्सर कंप्लेंट करते हुए आपको मिलते हैं कि मन नहीं लग रहा, घर के बाहर जाना नहीं है। एक दूसरे को फोन पे बोल बोल के भी निगेटिविटी और फैलाते रहते हैं हम लोग कि क्या करें, घर में मन ही नहीं लग रहा। आप बार बार ये बात मत बोलिए। घर में मन लगने वाली बहुत सारी चीजें हैं आपके पास में। आप रोज भी रूटीन में भी आप बहुत ज्यादा घूमते नहीं थे, काम के लिए ही घूमते थे, और काम के लिए, जरूरत के लिए आप अभी भी जाते हैं बाहर। तो इसलिए मेडिटेशन अगर करेंगे तो इन सब चीजों में बहुत सारी आपको रिलीफ मिलेगा। और रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत अच्छी बात है और जरूरी भी है। और उसमें भी जागरूक मेडिटेशन अगर करें, सिर्फ तो आप आंखें बंद करके सो गए ऐसा नहीं है। जागरूक मेडिटेशन मीन्स अंदर जो आपके न्यूरोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं मेडिटेशन के बाद में, तो वो चेंजेस को अगर आप खुद ऑब्जर्व करने लग जाए। अपने 7 चक्र रहते हैं शरीर में, तो उसमें मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणि चक्र है, मणिपुर है, उसके बाद में अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो ये 7 चक्रों को एक्टिवेट करने वाला अगर मेडिटेशन आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो हेल्थ में बहुत ज्यादा और आपकी मानसिक स्थिति को सुदृढ़ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और अगर आप सही खाना खा रहे हो, मीन्स किसी ने कुछ भी बना दिया और आप खा लिए, पर अगर आप खुद के लिए नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी ऐसा कहकर अगर आप कुछ बना के खा रहे हो, तो आप खुद के लिए रिस्पेक्ट रख रहे हो, ये बात ध्यान में रखिए। तो उस हिसाब से भी खाना कभी भी किसी भी हालत में गलत अंदर नहीं जाना चाहिए। और कुछ फैट्स रहते हैं कि ये फूड नहीं खाना चाहिए, ये गर्म है, ये ठंडा है, तो उसके साइंटिफिक उसकी चीजें बिना जांचे, ये जनरल टिप्स है, ये कोरोना नहीं है, पर जनरल टिप्स है। तो वो मैं बताना हर बार हर लेक्चर में बताती हूँ जनरली न्यूट्रिशन के, इसलिए बता भी रही हूँ कि फूड फैट्स जो रहते हैं दिमाग में उनको हटा दीजिए। कि बाजरी गर्म है, कि ये गर्म है, या फिर ये चीजें बहुत ज्यादा ठंडी है, तो ऐसा नहीं रहता। दही बहुत ठंडा रहता या उससे कफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ फ्रूट्स ठंडे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप इनमें पूरा साइंटिफिक जानकारी लेके उसके बाद में ये चीजें तय कीजिए, फैट्स में मत जाइए। बहुत ज्यादा अनाज को धो के, हम बहुत ज्यादा चावल घस घस के धोते हैं पकाने के पहले, तो उसमें जो कवर को लगा हुआ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन रहता वो निकल जाता, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा बार बार धोइए मत। फिर सब्जियां काटने से पहले धोइए, काटने के बाद मत धोइए सब्जियों को। सब्जियां बहुत देर पानी में काटने के पहले भी बहुत ज्यादा देर डुबा के मत रखिए, धो के उनको बाहर निकाल के रखिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो रहते कुछ वाटर सोल्यूबल रहते वो सब्जियों से निकल के पानी में चल जाते। तो वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत देर भिगा के रखिए, घंटे 2 घंटे, ऐसा नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट भिगाइए, गर्म पानी से लगे तो धो लीजिए, पर धो के उनको बाहर निकालिए। बहुत ज्यादा सब्जी में पानी डाल के सब्जियां मत पकाइए, वो आदत अच्छी नहीं है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि बहुत सारी भाप बनते रहती है और भाप बनने से वो बर्तन से बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भाप से बाहर निकल जाते हैं।
तो इसलिए वो स्टीमिंग करना है तो कम से कम पानी डालिए। मैं तो हर बार लोगों को बोलती कि बिना पानी की सब्जियां पकाइए, ज्यादा ही हुआ तो ऊपर बर्तन में पानी, थाली में ऊपर पानी रखिए पकाने के लिए, पर अंदर सब्जियों में पानी मत डालिए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे कि शार्प नाइफ से, एकदम धारदार चाकू से सब्जियां काटे। जिन चाकू को धार नहीं रहती तो बार बार हम वो सब्जी के वही पोर्शन को बार बार स्पर्श करते हैं, तो उससे सब्जियों के विटामिन की का नाश होता है। तो इसलिए चाकू को सही धार हो और साफ सुथरा चाकू हो, उसका हम ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में सफिशिएंट, जितना जरूरी है उतना ही पानी का यूज कीजिए। मैंने वो बोला है खाना जो है हर बार ढके हुए हालत में पकाइए और स्टीम गैस पे पकाइए। बहुत ज्यादा मीन्स फुल गैस पे पकी हुई खिचड़ी अच्छी नहीं लगेगी, फुल गैस पे पकी हुई दाल अच्छी नहीं लगेगी, फुल गैस पे पका हुआ चावल अच्छा नहीं बनता। और बहुत सारे हेवी टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी का बहुत लॉस होता है। तो और वो दोनों ऐसी चीज है कि जो रोज हमारे आहार में पूरे इसमें आहार में से हमको मिलना बहुत जरूरी है डाइट में पूरे, और उनके बिना काम चलता नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बहुत सारी पचन की जो प्रक्रियाएं होती है शरीर में पचाने में, तो उनमें भी एक सहभागी तत्व होता है, इसलिए भी उसकी बहुत जरूरत होती है। तो इसलिए बर्तन को ढक के पकाइए, ज्यादा से ज्यादा स्टीम कुकिंग। देखिए प्रेफरेंस कैसा देना है, तो प्रेशर और स्टीम कुकिंग को फ्राइंग और रोस्टिंग से आप प्रीफर कीजिए हर बार। उसके बाद में स्प्राउटेड फूड जो रहता है, अंकुरित अनाज और फर्मेंटेड, स्पेशली जो खमीरीकरण किया हुआ जो रहते हैं, उन पदार्थों का सेवन कीजिए। स्पेशली जो लोग शाकाहारी है उनको तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी लोगों को विटामिन B12 की और B6 की अक्सर कमी होती है, जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में से अच्छे से पूरी हो जाती है। तो कम से कम एक बार खमीर किए हुए पदार्थ आप हफ्ते में एक बार खाइए। स्प्राउटेड जो है कम से कम हफ्ते में 3 बार खाइए। बेकिंग सोडे का प्रयोग सब्जियों में नहीं, इडली में नहीं, ढोकले में नहीं, किसी भी चीज में मत कीजिए। उसमें से पूरा बी कॉम्प्लेक्स चला जाएगा और आपका शरीर बार बार पानी मांगेगा तो पचा नहीं पाएंगे। और बार बार तेल जो है, एक बार तपा हुआ तेल जो है उसको लोग बहुत सारा उसमें तल लेते, तलने के बाद में जो आखिरी बचा हुआ रहता है उसको भी सब्जियों में डालते बाद में, तो वो हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, तो उसका यूज मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। अब कुछ गुड हेल्थ के लिए आपके टिप्स है, आखिरी ये नियर अबाउट ये कि एक्सरसाइज रेगुलर करो, स्मोकिंग अवॉइड करो, टोबैको अवॉइड कीजिए, और अल्कोहल अवॉइड कीजिए। ब्लड शुगर और लिपिड्स जो रहते हैं, ब्लड लिपिड्स मींस लिपिड प्रोफाइल और ब्लड शुगर जो है 30 साल की उम्र के बाद में हर 6 महीने में कम से कम एक बार जरूर कीजिए। फिर उसके बाद में मन से दवाइयां मत लीजिए कि सर दुख रहा, लो क्रोसिन, बुखार आ गई, मन से क्रोसिन ले ली, क्यों बुखार आई है वो देखिए पहले जाके। तो ये सब चीजें मन से, सर दुख रहा है दवाई मन से ले ली, तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस होता है। और एसिडिटी के लिए लोग ड्रग प्रीफर करते हैं, ड्रग के बजाय आप डाइट से एसिडिटी कम कीजिए। पहले तो कोशिश कीजिए, अगर प्रॉपर मात्रा में फाइबर हो तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी नहीं, और बढ़ी तो उसको फिर से साइट्रस फ्रूट लेके, सौंफ खा के, आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, गर्म पानी पी के आप कम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंडा पानी जो लोग धूपकाले में भी पीते हैं उनकी भी एसिडिटी बढ़ती है, तो ठंडी चीजों से एसिडिटी बढ़ती है, गर्म पानी से कम होती है, ये ध्यान में रखिए। और उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है, ताकि आपकी जिंदगी जो है सुकून से बीते, तो इसलिए योग करना सीखिए, योगा नहीं योग होना चाहिए, और मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलरली, तो आपको एक शांतिपूर्ण जीवन आपको मिलेगा। और ये एक लास्ट टिप सबके लिए है कि अगर जरूरत है, एक बहुत अच्छा कोट लगा मुझे ये, कि अगर आप एसेंशियल वर्कर है तो जरूर बाहर निकलिए, अगर नहीं है तो ये पढ़ने के लिए भी बाहर मत निकलिए। तो अभी की सिचुएशन में ये बहुत अच्छा कोट मुझे लगा, तो कोविड के लिए एक अच्छा मैसेज भी है। और जो भी कुछ मैंने आपके सामने पेश किया, तो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म डाइट, ये शॉर्ट टर्म डाइट बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल के लिए चेंज करने के लिए बहुत जरूरी ऐसा डाइट है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ ना कुछ अंश जो आप रेगुलरली एक्सेप्ट कर सके अपनी जिंदगी में और अंतर्भूत कर सके, ऐसा कुछ अंश तो मिला होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ।
और अगर कुछ भी मिला है तो मैं समझूंगी कि मेरा ये जो आपके सामने जो संभाषण है वो सफल हुआ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैं प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगी, कि आसक्ति नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, जीत चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार का अधिकार चाहिए, पर आसक्ति नहीं चाहिए कोई भी चीज की। तो उसमें की शक्ति को हटा दीजिए, मीन्स उसमें की जो जबरदस्ती है उसको हटा दीजिए, तो पीछे सिर्फ अपनापन बचता है, जो आपके और हमारे बीच में हरदम के लिए रहे, आप हमारे दर्शक बने रहे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। इस संभाषण के लिए मौका देने के लिए मैं शिवाजी कॉलेज की पूरी टीम, प्रिंसिपल शिवरकर सर और कन्वेनर डॉक्टर वंजारी मैडम, इन सब की तहे दिल से आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसके लिए मैं आपकी भी आभारी हूँ और धन्यवाद। आप लोगों को अगर कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें, और समय की सीमा अगर है तो मैं जरूर आपके जवाब देना चाहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। कोविड-19 की स्थिति में संतुलित आहार का कितना महत्व है, इसकी विस्तृत जानकारी जो आपने दी है, कि आपने शुरुआत से लेके तो अंत तक इतनी जानकारी दी है कि हम सबको ऐसा लग रहा है कि आपका लेक्चर शुरू रहना चाहिए, कभी खत्म ना हो। आपने कैसे बताया जीवन सुंदर है, क्षणभंगुर है, क्या अपनाना चाहिए। आपने गर्भवती महिलाओं से लेके तो शिशु बच्चों से लेके तो वृद्धा अवस्था तक के लोगों के लिए जो आपने संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी है, वो सचमुच काबिले तारीफ है। और आपने इसके साथ ही साथ जो उपाय भी बताए हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कि रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कम खाना खाइए, और शक्कर कम, नमक कम, अल्कोहल पर बंदी, और इस तरह से बहुत सारी अपने जो अच्छी अच्छी चीजें बताई है, विस्तृत जानकारी जो दी है, उसके लिए मैं महाविद्यालय की ओर से आपकी आभारी हूँ। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ मलेश सर को, जो क्वेश्चनियर है वो मैडम से पूछना चाहते हैं प्रश्न, उनके सवालों का जवाब मैडम देंगे। थैंक यू मैम। डॉक्टर मल्लेश रेड्डी सर। थैंक यू मैम। हेलो सर बोलिए आप। हाँ बोलिए सर। Thank you very much, ma'am, for your valuable information. It is really useful for each and every person to lead a very healthy and successful life. मैडम इस सेशन के लिए सिर्फ अपने को एक ही क्वेश्चन आया है, that is from मिस्टर मंसूर अली सर। इनका क्वेश्चन है कि राइस ब्रान ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है या नहीं, उसको यूज करना कि नहीं। राइस ब्रान अगर व्यक्ति नॉर्मल है तो उसके लिए सही है, पर मैं उससे भी ज्यादा मैं प्रिफर करने को बोलूंगी, स्पेशली फ्राइंग के लिए राइस ब्रान जो है वो प्रिफर करते हैं, पर मैं उससे भी ज्यादा बोलूंगी कि आप सनफ्लावर पे जाइए। सनफ्लावर इज अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑयल्स। थैंक यू मैडम। हाँ, और यहाँ पे एक डायबिटिक ने क्वेश्चन यहाँ भेजा था, मैंने देखा वो, कि उनका कहना है कि शक्कर और ऑयल कट करने के बजाय, तो कट करने के बजाय नहीं, शक्कर और ऑयल से ही शुगर का प्रॉब्लम आया है और आगे के कॉम्प्लिकेशन ना हो, क्योंकि हार्ट डायबिटीज जो है वो होता ही मीन्स उसका आगे का ये बहुत सारी बीमारियों का महाद्वार है। डायबिटीज जो है, डायबिटीज खुद बीमारी नहीं है, पर वो बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है, और अगर उस महाद्वार को आपको बंद रखना है तो आपको शक्कर और घी, तेल, इन सब में परहेज करना बहुत जरूरी है। शक्कर बिल्कुल नहीं खा सकते आप। स्टेविया जो है, स्टेविया एक ऐसा प्रोडक्ट है पर काफी महंगा है, 300-400 रुपीज का पाव किलो मिलता है, सिर्फ अमेजोन पे अवेलेबल भी है, पर वो एक मीन्स एक प्लांट का पाउडर है, तो और वो काफी मीठा भी होता है, तो बहुत ही ज्यादा कभी इमरजेंसी हो तो आप उसको यूज कीजिए। पर शक्कर मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगी कि शक्कर की बजाय गुड़ खाओ, गुड़ की बजाय मीन्स शहद लो, तो शहद, गुड़, शक्कर सभी शक्कर ही है, और इनको आप, मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी कि शुगर के पेशेंट को उसको खाना चाहिए। धन्यवाद मैडम।
आपके इतने सुंदर अपने सवालों के जो जवाब दिए हैं, चंद लाइनें जो हैं आपके लिए कहना चाहूंगी। कुछ आंसू है जो बहाए नहीं जाते, कुछ राज है जो सुनाए नहीं जाते, कुछ दिल है जो ठुकराए नहीं जाते, और कुछ लोग हैं इस दुनिया में आप जैसे जो कभी भुलाए नहीं जाते, जो कभी भुलाए नहीं जाते। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेंट मुझे सभी सिर्फ एक पार्टिसिपेंट sentence मेंबर्स से बोलना है। निवेदन। मैडम एक बोलिए, sentence बोलिए, बोलना मैडम। है मुझे कि हम लोग क्या होता है कि सारी उम्र मुझे बोलना है कि हम यही गलती कर रहे थे, धुलती चेहरे पर हम आईना साफ कर रहे थे। तो अक्सर ये हमारी आदतें होती है कि हम दूसरों को दोष देते रहते हैं कि मेरे डाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं। आपको ये काम खुद ही करना है। और वैसे भी मैं एक ही सेंटेंस पे समापन करना चाहूंगी कि चर्चा बहुत हो गई, इस पे और कई घंटों तक चर्चा हो सकती है, पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जब तक आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे। तो इट्स एक्शन टाइम नाउ, सो स्टार्ट एक्शंस एवरीबॉडी। थैंक यू। अच्छा मैडम, जो सुने जितना भी आज का जो आपका भाषण सुना है उसमें हम सभी अमल करेंगे, ऐसी मैं आपको गवाही देती हूँ। सभी पार्टिसिपेंट मेंबर्स